वेलकम टू द लोकबंधु चैनल। मैं गरिमा चौहान आप लोगों को इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स कराऊंगी। ये अप्रैल का पहला वीडियो है। जो फॉर्मेट रहने वाला है वीडियोस का वो रहने वाला है 10 दिन पे एक वीडियोस आएगा। एक महीने के 3 वीडियोस रहने वाले हैं। जो स्पेशल फीचर रहने वाला है इस सीरीज का वो हम कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों चीजें कवर करेंगे। और जो एमसीक्यू होंगे वो कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड रहने वाले हैं कि जैसे पीवाईक्यू का बोर्ड जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता रहा है, जिस स्ट्रक्चर का जैसे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आता है उसी टाइप के पीवाईक्यूज अपन जो एमसीक्यूज है वो रखने वाले हैं इसके अंदर, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे। एंड ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। अप्रैल में 3 वीडियोज आएंगे, अभी 2 वीडियोज और आएंगे जो हर 10 दिन के बेसिस के ऊपर आएंगे। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जाते हैं। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो सेगमेंट हम कवर करने वाले हैं वो इकोनॉमी सेगमेंट है। ऐसे ही आप अपनी जो वीडियोस रहने वाली है वो सारी सेगमेंट कवर करेंगी। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था, हर तरीके का फॉर्मेट इसमें कवर किया जाएगा। जैसे यूजुअल अपन मंथली मैगजीन्स के अंदर जो देखते हैं, तो जो पहला फॉर्मेट है इसके अंदर वो इकोनॉमी का है। इकोनॉमी की न्यूज अपन कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहली जो पहली न्यूज है उसकी सब हेडिंग है एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो मतलब एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्स के इर्द गिर्द की जो खबरें हम वो कवर करेंगे। इंडिया परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो अभी एक क्या है 24-25 का डाटा निकल के आया है। इसके अंदर क्या चीज हुई है कि इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे रैंक 1 और रैंक 2 हासिल किया है कुछ चीजों के प्रोडक्शन के अंदर। तो अभी जैसे आप इमेज पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रैंक 1 हम किन किन चीजों में आए हैं। मिलेट्स के अंदर, पल्सेस में, स्पाइसेस में, कोकोनट के अंदर। मिलेट्स माने मोटा अनाज जो अपना होता है, पल्सेस जो दालें, मसाले और नारियल के अंदर। ग्लोबली हम रैंक 1 है इसके अंदर इस पॉइंट पे 24-25 के अनुसार। और रैंक 2 हम आप देखोगे हम किन चीजों के अंदर आए हैं। राइस, व्हीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, शुगर केन, कॉटन एंड टी। मतलब वो चावलों के अंदर, गेहूं के अंदर, शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर, कॉटन के अंदर और चाय के अंदर। और कुछ हॉर्टिकल्चर चीजें जैसे कि आपकी जो बागवानी फल सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर भी अपन रैंक 2 आए हैं ग्लोबली। ये 24-25 का डाटा है। फिर इसके अंदर एक चीज देखने को मिलती है कि कुछ फैक्चुअल फिगर दे रखा है। इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड 357.73 एमएमटी फूड ग्रेन। तो ये एक नंबर दे रखा है, फिगर्स है जो कि इतने नहीं है सिग्निफिकेंट याद करने। तो जो मेजर इस न्यूज का जो पोर्शन है कि हम रैंक 1 और रैंक 2 किन चीजों के अंदर है। मिलेट्स मोटा अनाज के अंदर है, पल्सेस के अंदर है, स्पाइसेस के अंदर है, कोकोनट के अंदर। इनमें हम रैंक 1 है। रैंक 2 हम किन के अंदर है। राइस, व्हीट, चाय, कॉटन एंड शुगर केन में हम रैंक 2 है। ये 24-25 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट न्यूज अपन जब देखते हैं तो आती है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की न्यूज। अच्छा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी यूनियन बजट के अंदर इस चीज को अनाउंस किया है कि वो कुछ जगह उन्होंने कुछ जगह सुनिश्चित करी है कि वहां रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाएंगे। 26-27 वाले बजट में अभी घोषणा करी है। अभी पहले ये देखते हैं कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स माने जो नाम आया है कहाँ से आया है। तो ये रेयर अर्थ कॉरिडोर जो नाम आया है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर नाम आया है ये। अच्छा, अब क्या होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स? जैसे आप नाम जो हिंदी में अपन इसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। रेयर अर्थ एलिमेंट टर्म को याद करना ही ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट नाम जो आया है वो इस तरीके से आया है कि ऐसा नाम से अपन को आइडिया लगता है कि ये ऐसा है कि रेयरली मिलते होंगे पृथ्वी के ऊपर। पर ऐसा नहीं है, ये रेयरली मिलते नहीं है। प्योरिफाइड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में रेयरली मिलते हैं। मतलब इनका ये और थोड़ा सा ज्यादा ऑक्साइड्स बने हुए होते हैं, तो प्योर फॉर्म में मिलना इसका मुश्किल होता है। तो नाम जो इसका पड़ा है ना रेयर अर्थ एलिमेंट, वो इस तरीके से पड़ा है कि ये प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेयर एलिमेंट नाम पड़ा। अब अच्छे कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये जितने भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होती है ना, जो आपकी आईटी इंडस्ट्री होती है, जैसे ईवी हो गया, जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गई, तो उनके अंदर ये वाले एलिमेंट ज्यादा यूज आता है। तो आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज लॉन्च करी कि अपने ऊपर डिपेंडेंस कम कर सके दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाने में। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स में जगहों को सिग्निफाई किया है कि वहां पर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाएंगे। तो ये कौन कौन से स्टेट्स है? पहला आप देखेंगे उड़ीसा, फिर देखेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनेंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का मतलब है यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे।
इन कॉरिडोर्स के अंदर क्या चीज होगी, माइनिंग का काम किया जाएगा, निकाले जाएंगे धरती से ये, फिर प्रोसेसिंग होगी, जो ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते इनको प्योर फॉर्म में लाया जाएगा। देन दी रिसर्च, रिसर्च में क्या चीज होगी, ये यूज किस किस तरीके से आ सकते हैं उस तरीके से और रिसर्च करवाएगी गवर्नमेंट, ताकि इंडिया को फायदा हो सके टेक डेवलप इंडस्ट्री के अंदर। तो कौन से स्टेट, 4 स्टेट्स के अंदर घोषणा करी है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की। पहले आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो आप देखोगे ये सारे के सारे तटीय राज्य हैं, पूर्व तटीय राज्य हैं, तो हॉकी टाइप, एक हॉकी स्टिक टाइप इमेज बन रही है, राइट। तो पूर्व तटीय राज्य हैं सारे के सारे, उड़ीसा, आंध्रा, तमिल एंड केरला। तो इनमें रेयर अर्थ कॉरिडोर्स गवर्नमेंट बनवाएगी। रेयर अर्थ नाम आया कैसे है, एलिमेंट से आया है, और आप इनको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे अपनी जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी, उसका जो ग्रुप 3 होता है, उसके अंदर यही जो हॉरिजॉन्टल में ग्रुप होता है ना लास्ट में, उसके अंदर ही उसके सारे एलिमेंट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही होते हैं, और सारे के सारे आईटी इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर वाले एलिमेंट्स हैं ये। तो इन 4 जो इसमें की पॉइंट है याद रखने का, वो स्टेट्स के नाम है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनेगा कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिल में, तमिलनाडु एंड केरला के अंदर, इन 4 स्टेट्स के अंदर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनेगा। समझ में आ गया क्यों पड़ा है रेयर अर्थ नाम। नेक्स्ट अपन न्यूज देखते हैं, तो है स्टील प्रोडक्शन की। एक थोड़ी सी लेम न्यूज है कि हम लोगों ने 25-26 के अकॉर्डिंग क्या स्टील प्रोडक्शन में अचीव कर लिया अभी तक। तो बोलते हैं कि अभी तक अपन लोगों ने 200 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अचीव कर लिया प्रोडक्शन, और गवर्नमेंट का विजन है 30 तक इसको 300 मिलियन टन ले जाने का, राइट। जो अपन याद भी कर सकते हैं, 30 से 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडिया ग्रोइंग फिशरी सेक्टर। अच्छा, जैसे कि अभी अपन ने देखा कि अपन लोगों ने रैंक 1 रैंक 2 लिया है कुछ चीजों के प्रोडक्शन में, वैसे ही मत्स्य पालन के अंदर हम ग्लोबली विश्व स्तर पे दूसरी रैंक में आते हैं, कि मत्स्य उत्पादन हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी क्वांटिटी में किया जाता है कि हम ग्लोबली रैंक 2 पे हैं, और कुछ 8% तक हम ग्लोबल फिश शेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिया मत्स्य पालन के अंदर, मत्स्य उत्पादन में सेकंड रैंक लेता है ग्लोबली, और इसका कुछ जीवीए कंट्रीब्यूशन भी 7.43% है। भी रैंक इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो रैंक अपन याद रखते हैं। नेक्स्ट अपने पास न्यूज आती है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी क्या चीज होती है, देखो एक तो इंडिया का पहला हो रहा है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब क्या चीज है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, राइट। ये चीज देखनी है अपन को। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनवाना है। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, ये बेस प्रोडक्ट की तरह यूज आता है, जैसे यूरिया के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे यूज है, और बहुत लार्ज स्केल पे यूज आते हैं इसका। जो ये टर्म है ना कोल गैसिफिकेशन, तो ये मेजर टर्म है कि कोल से अमोनियम नाइट्रेट बनेगा कैसे, कोल गैसिफिकेशन के थ्रू बनेगा। यूपीएससी इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, मतलब ये एग्जाम में आने वाला रेलेवेंट एरिया है ये। कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, देखो कि इसमें कोयले को जलाया नहीं जाता है, भुना जाता है, रोस्ट और बेक किया जाता है। जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, अच्छे टेम्परेचर पे उसको बेक किया जाता है, तब एक गैस प्रोड्यूस होती है जिस गैस का नाम है सिन गैस। वो सिन गैस क्या करती है, एक बेस प्रोडक्ट की तरह यूज आती है, जिससे बहुत अच्छे अच्छे लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जो पहला, जैसे अभी जो पेट्रोल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट का चलता है, मेथनॉल वाला, तो इससे सिन गैस से मेथनॉल, एथेनॉल, यूरिया, ये सारी चीजें फॉर्म की जा सकती है। तो उसी का एक मेजर है अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करना। तो जो की फैक्टर है इसके अंदर वो सिन गैस है, राइट। सिन गैस कैसे आती है, तो आप कोयले को भूनते हो ना, रोस्ट करते हो, उसको बेक करते हो, तब सिन गैस प्रोड्यूस होती है। और सिन गैस जो है ये एक तरीके से बेस प्रोडक्ट की तरह काम आती है। तो कोल गैसिफिकेशन का जो की है वो सिन गैस प्रोड्यूस करना है। और कोल गैसिफिकेशन होता कैसे है, रोस्टिंग से और बेकिंग से कोयले की। उससे एंड में जाके अमोनियम नाइट्रेट गवर्नमेंट बनाना चाहती है। जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये इसी के लिए टारगेटेड है कि हमें कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाना है। इंपॉर्टेंट चाहती है इसकी लोकेशन की, हो कहाँ पे रहा है, लखनपुर के अंदर, उड़ीसा के अंदर। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। देखिए फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोल गैसिफिकेशन पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनपुर उड़ीसा के अंदर पहला अपन लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी जो कैपेसिटी रखने वाले हैं वो 2000 टन पर डे रहने वाली है नाइट्रेट की, ठीक है। अब इसमें जो पार्टनर्स है कि पैसा कौन कौन लगा रहा है, तो आपकी लगा रही है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड प्लस भेल,
तो जैसे कि BCGCl प्लस BHEL, तो जैसे इसमें ज्यादा वो आ रहे हैं, अल्फा आ रहा है, तो ये 51% तक कॉन्ट्री कर रहा है पैसे में, और ये 49% तक कॉन्ट्री कर रहा है। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट फॉर एक्सप्लोजिव्स, अमोनियम नाइट्रेट मेनली यूज फॉर माइनिंग। वही है, आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पे ये पहल है कि हमें अपना वो कम कम करना है, इंपोर्ट कम करवाना है। स्पेसिफिकली अपन चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है इन चीजों के अंदर। तो उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? लखनपुर उड़ीसा में। क्या प्रोजेक्ट है? कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। हिस्टोरिक लैंड लीज एग्रीमेंट साइन बिटवीन द भारत कोल गैसिफिकेशन एंड BCGCL। ये वहीं की जो जमीन के कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये लैंड लीज BCGCL के बीच में, और जो भी वहाँ की लोकल महानदी कोल फील्ड्स है उन्हीं के बीच में हुए हैं। तो अपन ने मेन जो इसकी जाती है ना न्यूज की, वो जाती है कहाँ पे लगने वाला है कोल गैसिफिकेशन, दैट इज इन लखनपुर, राइट। लखनपुर उड़ीसा में पहला कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज अपन देखते हैं, द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड एट कालापक्कम इन तमिलनाडु। अच्छा, क्या है? अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के अंदर कालापक्कम जगह नाम की जगह है, तो है। ये एग्जिस्ट करता था बहुत सालों से, है वहां पे। अब इसने कुछ अच्छा अचीव कर लिया तो ये न्यूज में हाईलाइट हो गया। तो लोकेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी। क्रिटिकलिटी इसने अचीव करी। अभी हम देखते हैं क्रिटिकलिटी चीज क्या होती है। पहले अपन इसका नाम देखते हैं। देखिए, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का एक एडवांस वर्जन है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जब आप कुछ चीज सैम्पलिंग कर रहे होते हैं ना, उसका छोटा वर्जन बनाते हैं, तो वो प्रोटोटाइप आता है टेस्टिंग के लिए कि आगे काम करेगा या नहीं। तो वो प्रोटोटाइप है। तो एक तरीके का एडवांस वर्जन है प्रोटोटाइप। फास्ट किस तरीके से है? जो आपके बाकी क्लासिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो थोड़ी इसके मुकाबले कम स्पीड में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो आउटपुट है अपना, जिस जो अपन को जरूरत होती है, पर ये बहुत फास्टली करता है। ब्रीडर नाम इसलिए आया है क्योंकि ये आप जितना फ्यूल इसमें इनपुट करोगे ना, उससे ज्यादा ये आउटपुट करेगा फ्यूल, राइट। और रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर की तर्ज पे नाम है। तो अपन को नाम समझ में आया पूरा का पूरा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम आया क्यों है इसका। इस वजह से आया है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनर्जी अच्छे स्केल पे प्रोड्यूस करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर का एडवांस वर्जन। इसने क्रिटिकलिटी अचीव करी है फर्स्ट टाइम। लोकेटेड कहाँ पे है? ये कालापक्कम के अंदर है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये इसे ऑपरेट कौन करता है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम ऑपरेट करता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 मेगावाट तक की है। टेक्नोलॉजी कैसी है? इट इज अ सोडियम कूल्ड रिएक्टर। जब इसे बोल रहे हैं ना अपन, ये लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो सोडियम की प्रेजेंस की वजह से है। जो बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर वाटर यूज होता है, इसके अंदर सोडियम यूज होता है। तो इसकी जो स्पीड एनर्जी जनरेशन की वो बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा है। which uses mixed oxides fuels made up of plutonium 239 and uranium 238. Significance क्या है? This success advances the second phase of India's nuclear program, making the second country in the world after Russia. कि हम लोग ये चीज अचीव करने के बाद, रशिया के बाद विश्व स्तर पे दूसरी कंट्री बन गए हैं कि हमारे पास ये चीज है और किसी के पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये चीज, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ठीक है। अब क्या चीज है? क्रिटिकलिटी। व्हेन ईच फ्यूजन इवेंट प्रोड्यूसेस इनफ न्यूट्रॉन टू सस्टेन द चेन रिएक्शन। क्या, अब देखिए क्या हुई, क्या चीज है मेजर। जब क्या होता है, क्रिटिकलिटी का इसने अचीव करी है। कालापक्का में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसने क्रिटिकलिटी अचीव करी है। क्रिटिकलिटी का मतलब है कि एनर्जी इतनी फास्ट प्रोड्यूस हुई कि उसका लूप बन गया। अब वो एंडलेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे जा रहा है, राइट। तो ये ईच फ्यूजन इवेंट प्रोड्यूसेस इनफ न्यूट्रॉन टू सस्टेन अ चेन रिएक्शन, राइट। चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक के बाद एक वो प्रोड्यूस होती जा रही है, तो बहुत ज्यादा अबंडेंस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है। ठीक है। अब देखिए, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अभी क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत पहले से चला प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि भी मोदी जी ने स्टार्ट किया, ये बहुत पहले से चल रहा है। इसके अंदर क्या है, इंडिया है ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एडवांस स्टेजेस पे लेके जाना चाहता है, जिसके अंदर हमने फेज 2 का जो टारगेट था वो अचीव करा है, जब इसने ये क्रिटिकलिटी अचीव करी। जो स्टेज 1 है वो बताती है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जो कि क्लासिक अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो हैवी वाटर बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं। आर नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल। आप इसमें यूरेनियम को इनपुट करते हो, जो पहला इनपुट प्रोडक्ट होता है वो डालते हो, वो यूरेनियम होता है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मेजर द स्पेंट फ्यूल फ्रॉम दिस रिएक्टर प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम। जो इसका जैसे आप यूरेनियम डालते हो, बाय प्रोडक्ट में क्या चीजें निकलती है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, प्लूटोनियम निकलता है।
ठीक है, विच बिकम्स द इनपुट फॉर द सेकंड स्टेज। अब जो सेकंड स्टेज है वो आपकी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कि काला पक्का में अभी इसने क्रिटिकलिटी अचीव करी है। प्लूटोनियम ऑब्टेन फ्रॉम स्टेज 1, कि प्लूटोनियम आया पहली स्टेज से, अब इसके अंदर वो पहला इनपुट जाएगा इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम। वही वाली बात है, ब्रीडर नाम ही इस वजह से आया कि जितना डालोगे उससे ज्यादा ही निकाल के देगा फ्यूल आपको। एट काला पक्का मार्क्स इंडियाज एंट्री टू दिस रिएक्टर विल यूज टू प्रोड्यूस यूरेनियम टू फ्रॉम थ्रोमियम एंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर द स्टेज 3। अब इससे भी एडवांस वर्जन जो है वो थ्रोमियम बेस्ड रिएक्टर है। जो थ्रोमियम है वो सेकंड फेज का प्रोडक्ट है। This phase will make extensive use of India's vast thromium reserve. इंडिया के पास क्या है, नहीं यूरेनियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं, चाइना से मेजर इंपोर्ट करते हैं हम लोग। थ्रोमियम इंडिया के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ना, थ्रोमियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो इंडिया का जो वास्ट थ्रोमियम रिजर्व है, यूजिंग यूरेनियम 233 प्रोड्यूस इन फेजेस 2 एज फ्यूल। तो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट, अगेन आत्मनिर्भर बन सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। जैसे अभी आपने देखा होगा ये ईरान वॉर की वजह से जो फ्यूल का शॉर्टेज है, इस वजह से इतना ज्यादा कैओस मचा हुआ है। तो अगर हम ऐसी चीजें अचीव कर लेते हैं तो हमें कम इन्फ्लुएंस आएगा बाहर की चीजों का, हम खुद दूसरों को एक्सपोर्ट करने पे काबिल हो जाएंगे। considered a practically unlimited energy source, right? थ्रोमियम बेस्ड रिएक्टर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स होते हैं। दिस फेज इज की टू इंडियाज लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। तो इस न्यूज के अंदर ये था। इस न्यूज का जो मेजर जाता है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। काला पक्का में तमिलनाडु में एक द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसने क्रिटिकलिटी अचीव करी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज अपन देखते हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड प्रोजेक्ट, ये क्या है, अभी ये चल तो आई गेस 2013 से रहा है ये कुछ प्रोजेक्ट। रिफाइनरी प्रोजेक्ट है अपने ही राजस्थान में, पंचपदरा के अंदर है। इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल लेवल पे, कुछ चीज राजस्थान की कवर होती है जब। अभी गवर्नमेंट ने इसको है ना पैसा बढ़ा दिया है, इसका 79,459 करोड़ कुछ पैसे कर दिए। लोकेशन इसकी है पंचपदरा में। किसकी लोकेशन है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की पोजीशन लोकेशन पंचपदरा बालोतरा के अंदर है। अ जॉइंट वेंचर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब हमको कंट्रीब्यूशन कंट्री याद रखना है कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है वो ज्यादा कंट्री डालती है इसके अंदर, पैसा लगाती है, दैट इज दी 74% एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 26%। याद रखना है कि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की, है कहाँ पे ये, पंचपदरा। न्यूज में इसलिए आई, गवर्नमेंट ने पैसा बढ़ा दिया इसका, 13 से चल रहा स्टार्ट, इसका कंस्ट्रक्शन 13 से हो गया था, 26 में ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो जिस वजह से लगाया जाएगा वो चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा अभी, इस वजह से ये न्यूज में आया है। जॉइंट वेंचर है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसके अंदर इनका 74 और इनका 26% है। चलो ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी रहने वाली है वो 9 मिलियन मेट्रिक टन रहने वाली है, राइट, पर एनम। तो हमने ये कवर किया। नेक्स्ट अपने पास आता है फेज 2 ऑफ जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट अप्रूव। घर की बात सी है ये तो, जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट वाली। अभी क्या है, इसको सेकंड फेज को अनुमति मिल गई होने वाली। अब ये इसका जो पूरा रोड मैप है कि कहाँ से कितना क्या बनेगा, गवर्नमेंट ने वो बताया। तो क्वेश्चन एरिया बन जाता है अपने लिए कि कहाँ पे क्या चीज होगी। जो इसकी लेंथ रहने वाली है वो 41 किलोमीटर रहने वाली है। जयपुर मेट्रो जो फेज 2 स्टार्ट होगा उसकी जो लेंथ रहने वाली है वो 41 मीटर रहने वाली है। इसकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बेस होगी। है कहाँ से कहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन। प्रहलादपुर से लेकर टोडी मोड़ हरमाड़ा तक, प्रहलादपुर से लेकर टोडी मोड़ हरमाड़ा तक इसकी लोकेशन रहने वाली है। मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा, तो जैसे प्रहलादपुर से स्टार्ट होगा और टोडी मोड़ तक जाएगा। तो जैसे अल्फाबेट में पी पहले आता है और फिर टी आता है, तो अपन स्टार्ट करेंगे कि पी से स्टार्ट होकर टी तक जाएगा। लेंथ कैसे रहने वाली, 41 रहने वाली है। फिर है नॉर्थ साउथ में इसका डायरेक्शन रहने वाला है। जो इसका कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग है वो 13,000 करोड़ कुछ रहने वाला है। और राजस्थान और केंद्र की इसमें जो हिस्सेदारी है वो 50-50 रहने वाली है। मतलब 50 वो देंगे और 50 स्टेट और राजस्थान गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, संभालेगा कौन, बनवाएगा कौन, राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही इसको देखने वाली है। अच्छा, अब है कि शुरू तो कर दोगे, काम कंप्लीट कब होगा, काम कंप्लीट होगा बाय सितंबर 2031। 31 में 41 किलोमीटर कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, एक की पॉइंट यहाँ से अपन याद कर सकते हैं, 31 41 वाला, पी से लेके टी तक, और फिर है उत्तर से लेके दक्षिण तक। ये जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट 2 फेज 2 अप्रूव हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, 2008 का हुआ एग्रीमेंट है, 123 एग्रीमेंट है ये यूएस कोड के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये न्यूज में आ गया अभी
ये हुआ 2008 का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया ने अभी कुछ अच्छा अचीव कर लिया, तो ये न्यूज में हाईलाइट हो गया, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं अभी। क्या किया है इंडिया ने, जो अपनी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन टू इंक्रीज, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप, पावर प्रोडक्शन टू इंक्रीज फ्रॉम 16,000 मिलियन यूनिट, 7-8 में इतना था, और अभी 24-25 में हम लोगों ने 8,780 मेगावाट जनरेट कर लिया है। ये दो नंबर्स हैं। तो मतलब इस एग्रीमेंट की वजह से हम लोगों ने, आज हमारा जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो इतना अच्छा हो चुका है। अब ये एग्रीमेंट था क्या, देखिए, ये एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में हुआ था। ये जो एग्रीमेंट था ना, यूरेनियम ट्रांसपोर्ट को लेके एग्रीमेंट था। इसमें जैसे कि इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किया था, तो सारे वर्ल्ड ने उसने ब्लैकलिस्ट बैन कर दिया था। बट 2008 में ये एग्रीमेंट हुआ यूएस के साथ में, जिसके अंदर जो ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप्स के अंदर 48 या 43 कंट्रीज हैं जो यूरेनियम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरों को। यूरेनियम प्रॉपर न्यूक्लियर उसके अंदर आता है प्रोड्यूस करने में, राइट। तो वेवियर फ्रॉम द एनएसजी, अगर मतलब एक जो ट्रीटी जाती है वो जाती है एनपीटी, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इसका मतलब ये होता है कि आप वेपन नहीं बनाओगे न्यूक्लियर से, हम मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे जब आपको हम अगर यूरेनियम वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो एनपीटी पे आपको साइन करना होता है एनएसजी का पार्ट बनने के लिए। इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया कि एनपीटी पे हमने साइन नहीं किया, उसके बाद भी जो एनएसजी का हम पार्ट बने, हमें 43 टू 48 कंट्रीज ने यूरेनियम सप्लाई का ग्रीन सिग्नल मिला इस एग्रीमेंट की वजह से। जब ये एग्रीमेंट हुआ, यूरेनियम आना स्टार्ट हुआ कंट्री के अंदर, और आज हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी अचीव हो पाई इस वजह से। तो ये जो एग्रीमेंट है 2008 का, इसलिए न्यूज में आया हुआ है। मनमोहन सिंह के टाइम का एग्रीमेंट है ये, अब इस वजह से न्यूज में आया है ये। समझ में आ गया है आई गेस आप लोगों को ये किस वजह से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनएसजी और एनपीटी करके चीज है, कि बिना साइन करे फिर भी अलाउ किया कि आप लोग खरीद सकते हो यूरेनियम, इस एग्रीमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया, राइट। नेक्स्ट, आपने देखा 47th रीजिंग डे प्रोजेक्ट चेतक ऑफ बीआरओ, राइट। अब ये राजस्थान में ही हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी कोई मतलब एनिवर्सरी है ये 47, जिसे रेजिंग डे नाम दिया है अपन लोगों ने, किसका, प्रोजेक्ट चेतक का। प्रोजेक्ट चेतक किसका प्रोग्राम है, बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है ये प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट चेतक। इसने अपना 47th ईयर अभी कंप्लीट किया है। जो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1980s के अंदर हुआ था, 4 अप्रैल को हुआ था, बीकानेर राजस्थान, यहीं पे हुआ था ये। इस प्रोजेक्ट चेतक का काम क्या था, टू स्ट्रेंथन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विद मोटो चेतक एफर्ट इन कंट्रीज डेवलपमेंट, चेतक का प्रयास और देश का विकास। ये मोटो था प्रोजेक्ट चेतक का। कहाँ कहाँ ऑपरेटेबल था ये, कहाँ कहाँ किया जा रहा था, राजस्थान, पंजाब और नॉर्थ गुजरात में। पूरे गुजरात में नहीं है, नॉर्थ गुजरात में, याद रखना है अपन को, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चेतक बीआरओ ने चलाया था, 1980 में चलाया था। अब इसका 47th रेजिंग डे आया था, तो इसलिए अपन इसको न्यूज में पढ़ रहे हैं। तो ये इसमें इतना ही है याद करने का। नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, फेस्टिवल एंड प्रोग्राम्स एंड कैंपेन। कुछ अभी इवेंट्स होते हैं नेशनल लेवल पे, तो इंपॉर्टेंट होते हैं, अपन इसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं कि इवेंट कौन सी सिटी में हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आप देखोगे, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ जोन 7 ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। अच्छा ये देखिए, एक तो हुई पहली बार है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। और किसकी है, जोन 7 की है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। अच्छा ये क्या चीज है, कॉमनवेल्थ का जो मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने किसी पॉइंट पे राज किया था इन कंट्रीज के ऊपर, तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, भारत उसमें से एक है। पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मतलब है कि गवर्नेंस कैसे चलानी है ना, उस ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि भ्रष्टाचार ना हो, लोग परेशान ना हो, उनको लेके ये कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस थी जोन 7 की कॉन्फ्रेंस है। जोन 7 के अंदर जो आपकी कंट्री, जो स्टेट्स आते हैं ना, वो आपके आते हैं गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान जो आता है वो जोन 3 के अंदर आता है इसके अंदर। तो ये लोकेशन हुई कहाँ पे, ये कॉन्फ्रेंस पणजी इसमें हुई, गोवा के अंदर, राइट। हाँ, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी, जोन 7 की, हुई कहाँ पे, पणजी गोवा के अंदर। इसको इनॉग्रेट किसने किया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। प्रेजेंटली द स्पीकर ऑफ गुजरात इसके जो चेयरमैन है।
और फिर सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, अच्छा 2 सेशंस हुए इसके, एक तो 9 तारीख को हुआ पहला सेशन, रूल ऑफ यंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन अचीविंग द गोल ऑफ डेवलप्ड, जो ये गवर्नमेंट का गोल है 47 तक विकसित भारत वाला, पहला सेशन इसको लेके हुआ कि यंग पब्लिक कैसे कंट्री डाल सकती है। और सेशन 2 है कि प्रायोरिटाइज ऑफ जोन 7 इन ट्रेड टूरिज्म, की यहाँ पे जो इन स्टेट्स का है, जो 7 के हिस्से हैं उनके अंदर ट्रेड टूरिज्म, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड कोस्टल कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो 2 सेशंस हुए ये। पार्टिसिपेंट इसके कौन थे, जो पार्ट थे इसके हिस्सा है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, जोन 7 में आते हैं ये, राइट। अभी इंपॉर्टेंट ज्यादा ये होता है ये हुई कहाँ पे है, पणजी गोवा के अंदर हुई है। क्या चीज हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ जोन 7 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेशनल इलेक्टोरल विजिटर प्रोग्राम। अच्छा ये एक तरीके का, अभी जैसे चुनाव है ना बंगाल में, तमिलनाडु के अंदर चुनाव है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, बाहर से कुछ डेलीगेट को बुलाती है और बताती है कि जैसे इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इतना बड़ा मैसिव वोटिंग हो किया जाता है अलग अलग फेजेस के अंदर, तो कुछ वर्ल्ड लीडर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ लीडर, ये पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, बाकी जैसे जो गवर्नेंस वाले लीडर्स होते हैं ये आते हैं डेलीगेट्स और विजिट करते, विटनेस करते हैं कि इतना बड़ा प्रोसेस कैसे किया जाता है, इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे मैनेज करके ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये चीजें करी जाती है। इसका जो इनॉग्रेशन था वो खुद इलेक्शन कमिश्नर अपने जो ज्ञानेश कुमार है उन्होंने किया था, और उनके साथ में एस एस संधू और विवेक जोशी भी थे, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ। अच्छा ये हुआ कहाँ पे, वेरी जिसका नाम से अपन को आइडिया लग सकता है बहुत अच्छे से कि ये हुआ कहाँ से, देखिए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वही ये इनॉग्रेशन हुआ है इसका, ज्ञानेश कुमार ने किया है। क्या है इवेंट का नाम, इंटरनेशनल इलेक्टोरल विजिटर्स प्रोग्राम, ये इसका नाम है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शेयर द इंडियाज ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वही वाली बात है कि प्रोसेस इतना अच्छे से और इतना इजीली कैसे करवाती है, इसलिए बाहर से डेलीगेट्स आते हैं इसको विटनेस करने के लिए। इसमें जो पार्टिसिपेशन था 43 डेलीगेट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज था, ठीक है, मतलब 43 लोग आए थे 23 कंट्रीज से। अब इसमें जो ट्यूर स्टेज थी वो थी 8-9 अप्रैल की, असम, केरला, पुडुचेरी, यहाँ पे चुनाव चल रहा है। तो 8-9 को तो उन लोगों ने जहाँ चुनाव थे वहां विटनेस किया। अब अपकमिंग में जो अप्रैल 20 में वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर है, तो ये लोग वहां जाएंगे विजिट करने। इंटरनेशनल इलेक्टोरल विजिटर प्रोग्राम था, कैरी आउट कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट में। नाम से ही समझ आ रहा है, इतना रेलेवेंट अपन बना सकते हैं। ज्ञानेश कुमार ने इनॉग्रेट किया, क्यों हुआ समझ आया अपने। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0। अच्छा तो काफी लोग होंगे जिनके घर पे पेंशन आती होंगी, ठीक है, तो ये उन लोगों का है, जैसे उन्हें पता होगा कि जैसे कि जो पेंशन की पेंशन आती है ना, उनको अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है। तो वही वाली चीज है, जीवन प्रमाण पत्र चीज करके चीज है। नवंबर के पास में हर साल के आपको बताना पड़ता है, बैंक जाके विजिट करना पड़ता है कि हाँ हम जीते हैं, फॉर्म फिलिंग होती है वहां पर एक। ठीक है, अब क्या चीज है, इस चीज को डिजिटलाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट को डिजिटलाइज कर दिया है कि जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनसे चलना उनका थोड़ा सा प्रोहिबिटेड होता है, मतलब चल नहीं पाते हैं, उनकी ठीक हालत नहीं रहती है, तो अब ये डिजिटली घर बैठे अपन लोग ये चीज कैरी आउट कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने, जितेंद्र सिंह, एट नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली ऑन 5 नवंबर हुआ था ये, अभी कंप्लीशन आ गया इसका। इवेंट है ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स, रेलेवेंट है नाम से। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मेक द लाइफ ऑफ ओल्ड, सिक एंड डिसेबल्ड पेंशनर इजियर टू प्रमोट ईज ऑफ लिविंग, कि किस चीज को बढ़ावा दिलवाना चाह रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग, कि बुढ़ापे में उनको तकलीफ ना आए, राइट। ईज ऑफ लिविंग के लिए है, ओल्ड, सिक एंड डिसेबल्ड पेंशनर्स के लिए, सिर्फ पेंशन मिलती है उनके लिए ये प्रोग्राम। अचीवमेंट क्या है, 2000 सिटीज कवर कर चुके हैं, 1.1 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर बना, मतलब अपने लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली बनवा लिए हैं कि हम जीवित हैं ऐसे करके। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन फॉर्म होता है कि ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, ये किस चीज, किन लोगों से रेलेवेंस रखता है, तो ये पेंशनर्स से रेलेवेंस रखता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंडिया ट्राइब्स फेस्ट 2026। अच्छा अब इसका जो मेन मोटो था ना, कपड़े और खाना था, कि जो आदिवासी हैं उनके कपड़े और उनका खाना, फूड को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना। ये इस इवेंट का नाम है इंडिया ट्राइब फेस्ट। जैसे आपने सुना ही होगा, जो फेस्ट करके चीज होती है ना, उनमें यही चीजें होती है, ठीक है।
तो ये वही चीज हुई है। अब क्या है, इवेंट है, अ मेजर ट्राइबल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फेस्टिवल बी हेल्ड एट सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली फ्रॉम 18 मार्च टू 5 ऑफ अप्रैल, मतलब 5 अप्रैल को ये कंटिन्यू हुआ, बंद हुआ। हुआ कहाँ पे है, सुंदर नर्सरी के अंदर हुआ है, दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है। ट्राइबल कल्चर इकोनॉमिक फेस्टिवल था। ऑर्गेनाइज किसने करवाया इसको, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने कराया और ट्रिफिड ने कराया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने कराया और ट्रिफिड ने कराया है। किस चीज को ऑर्गेनाइज कराया है, इंडिया ट्राइब फेस्ट को, राइट। अच्छा, इनॉग्रेट इसको किसने किया, मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर जो जुएल ओरम है, उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था। अब इसका की इनिशिएटिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसका की इनिशिएटिव क्या है, रीसा इनिशिएटिव ट्राइबल क्लोथिंग इन ग्लोबल फैशन फॉरेस्ट टू प्लेट ट्राइबल कुजीन। वो ये खाना और कपड़ा आदिवासियों का वर्ल्ड लेवल तक लेके जाना चाहती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। उनकी भी जैसे जीआई टैग वाला कॉन्सेप्ट है, ये नियर टू वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि पहचान मिले। अच्छा, ये जो रीजा नाम आया है ना, ये या तो मणिपुर, नहीं तो ये आई थिंक त्रिपुरा का कुछ एक लोकल वहाँ का, जैसे अपने बांधनी है ना जोधपुर के राजस्थान के अंदर, वैसे ही रीसा एक टेक्सटाइल टाइप का तरीका है वहां पर क्राफ्ट का। तो ये वहां से रीशा इनिशिएटिव किससे लिंक है, ट्राइबल वेलफेयर से लिंक है, राइट। ये याद रखना है अपन को। रीसा इनिशिएटिव ट्राइबल वेलफेयर से इनिशिएटिव है, जिसमें ट्राइबल क्लोथिंग के कपड़ों की बात होती है, ग्लोबल फैशन को ले जाना और फॉरेस्ट टू प्लेट लेके जाना। चलो ठीक है, अपन ने कंप्लीट किया है। इंडिया ट्राइब फेस्ट हुआ कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर, सुंदर नर्सरी के अंदर। मोटो क्या था, क्यों करवाया है, ये कपड़े और खाने के लिए हुआ है, ये कि ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, इस पूरे प्रोग्राम को नाम दे दिए रीसा इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है, वेस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अपने जयपुर के अंदर ही हुई है, 7 तारीख को हुई है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुई है, ये पहली बार हुई है। क्या चीज है, वेस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस। जो वेस्टर्न स्टेट्स आते हैं ना, तो इस बार इस लोगों ने एग्रीकल्चर मतलब कि आप देखिए कि हर एक जो एरिया है, उनकी मिट्टी सेम है, सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है, और जो मिट्टी से जुड़ी परेशानी है वो सिमिलर है। तो जो पश्चिम में राज्य पड़ते हैं ना अपने, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसके अंदर कवर्ड है, एक स्टेट और है मेरे ख्याल से। तो ये उनकी कॉन्फ्रेंस थी एक, जो जयपुर में कैरी आउट हुई है, जिसके अंदर इन लोगों ने एडवांसमेंट की बात करी है कि किसानों को आप कैसे इन्फॉर्म कर सकते हो कि उनको प्रॉब्लम नहीं आए, राइट। ये चीज है, इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम्स एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये एक वेस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है, हुई कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट, अब है एट्थ नाइट न्यूट्रिशन फोर्टनाइट, पोषण पखवाड़ा 2026। ये होता रहता है, ये हर साल होता है। एट्थ है ये इसका एडिशन इस बार का। ये लॉन्च हुआ था ऑन द इस बार 9 तारीख को बाय द मिनिस्टर फ्रॉम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ड्यूरेशन इसकी 9 से 23 अप्रैल है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है पोषण पखवाड़े की, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट फॉर 6 ईयर ऑफ चाइल्ड। तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो 6 साल का बच्चा होता है ना, उसका 85% तक दिमाग उस पॉइंट पर डेवलप कर जाता है। तो इन स्टार्टिंग के 6 सालों में पोषण की कमी नहीं आनी चाहिए, ये सरकार का एक दायित्व बनता है। तो ये उस चीज को लेके चीज है, इस बार की थीम है पोषण पखवाड़े की। और थीम क्या है कि ब्रेन डेवलपमेंट है पहले फॉर 6 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर। इसके अंदर 5 फोकस सब थीम्स भी है कि इस मेन पिलर के बाद छोटे छोटे पिलर्स पे ध्यान दिया जाएगा मेजर। जो मदर चाइल्ड न्यूट्रिशन इजी स्टिमुलेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट 0 to 3, पहली सब थीम। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम, जो कि पैंडेमिक बन चुका है आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम। फिर है प्ले बेस्ड लर्निंग इन अर्ली ईयर्स, खेल खेल में बच्चा ज्यादा सीखे 3 से 6 साल का। फिर है गेनिंग कम्युनिटी सपोर्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग आंगनवाड़ी स्कीम। ठीक है, ये सब थीम्स हैं। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, हुआ दिल्ली के अंदर ही है। एडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एक पोषण पखवाड़ा था, ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है याद करने के लिए। नेक्स्ट, साधना वीक, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही था। साधना वीक करके चीज चलाया था। अब इसमें जो याद रखने वाली मेजर बात है, साधना की फुल फॉर्म ही है, राइट। काफी बड़ी फुल फॉर्म है इसकी, अच्छी खासी। अच्छा, ये जो हिंदी वाला है वो भी इंग्लिश में याद कर लेंगे, इंग्लिश के बेस पे ही इसमें वो है थी।
स्ट्रेंथनिंग अडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। इसके अंदर ना इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये बोला गया कि आपको गवर्नेंस कैसे करनी है, हम वो बताएंगे कि लोग परेशान ना करो, आप ज्यादा लोग परेशान ना हो आपकी ब्यूरोक्रेसी से। साधना भी किस चीज के लिए है, और है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। 2 से 8 तक कैरी डाउन हुआ है ये। ऑर्गेनाइज किसने करवाया है ये? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सीबीसी एंड कर्मयोगी भारत। टैगलाइन क्या है? वी बिकेम कर्मयोगी, हम बने कर्मयोगी। And it has active participation of more than 100 central ministry department organization, 36 unit and more than 250 training institutes. Mission Karamyogi national program for civil services capacity building, a flagship scheme है गवर्नमेंट की। इंडिया लॉन्च 2 सितंबर 20 में लॉन्च करी थी। इसमें मेजर क्या सिखाते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग इन द ब्यूरोक्रेसी। ऑफिसर्स को डेवलप करने वाली चीज है ये पहल ऐसे करके स्टार्ट हुई है, कैरी इतने टाइम से हुआ है। और टैगलाइन इसकी थी वी बिकेम कर्मयोगी। इतने लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन था इसके अंदर। ठीक है, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग सिखा इन द ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी 9 इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस 2026 की है ये। अच्छा, ये मतलब इसका 9th एडिशन है, फार्मा कॉन्फ्रेंस है। इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर है फार्मा इंडस्ट्री का टू द ग्लोबल लेवल। वेन्यू इसका था 13 से, मतलब होगी ये, और इसका है न्यू दिल्ली। इसकी जो थीम है इस बार की, डिस्कवरी इन इंडिया ली फॉर्जिंग द लाइफ साइंसेज इनोवेशन, ये थीम थी इसकी। अब ये हो जाएगी तो इसको अच्छे से करेंगे। और फिर ऑर्गेनाइज किसने करवाई थी? ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एफआईसी एंड इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस ने इसको कैरी आउट करवाया, मतलब करवाएंगे भी। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ ग्लोबल लीडर, रैंकिंग 3rd बाय वॉल्यूम एंड 14 बाय वैल्यू। तो अपनी जो क्वालिटी है वो कम है, क्वांटिटी ज्यादा है, तीसरे नंबर पे है अपन लोग फार्मा के अंदर ग्लोबल लेवल पे। चलिए नेक्स्ट। तो आप देखेंगे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर हुई है। ऑर्गेनाइज किसने कराया इसको? मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, बुद्धा सीओ क्वांटम, हुई दिल्ली के अंदर है, भारत मंडपम में ही सारी चीजें होती है। अच्छा देखिए, मेडिटेशन की है, ध्यान नेताओं का वैश्विक सम्मेलन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, इंपॉर्टेंट है। हुई कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम में। जितने मेजर प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं ना दिल्ली में, भारत मंडपम में ही हो रहे हैं। भारत मंडपम में हुई है। इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया? पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी और बुद्धा सीओ क्वांटम, ये 2 नाम याद रखने हैं अपन को ज्यादा। नेक्स्ट, एडवांस एग्रीकल्चर फेस्टिवल, उन्नत कृषि महोत्सव, ये हिंदी वाला नाम ही याद कर लेते हैं इसका, ये इंपॉर्टेंट है। उन्नत कृषि महोत्सव दशहरा ग्राउंड रायसेन मध्य प्रदेश में हुआ है 11 से 13 अप्रैल को। ऑब्जेक्टिव है टू रियलाइज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैब टू द फील्ड, फ्रॉम सी टू द मार्केट। अच्छा, इसमें क्या है ना कि जो एग्रीकल्चर वाले किसान हैं, अब उनको है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गिफ्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन हो सीड लेवल पे, सॉइल लेवल पे, तो चीजें अच्छी निकल के आए एंड फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा उनका आउटपुट हो फार्मर्स के लिए। तो जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम लैब टू द फील्ड और फ्रॉम सी टू द मार्केट, लैब से खेत तक, बीज से बाजार तक, इस कॉन्सेप्ट पे आपका उन्नत कृषि महोत्सव हुआ है। उन्नति करवाना चाहते हैं साइंस के थ्रू, लैब और बीज से बाजार तक, लैब से खेत तक। उन्नत कृषि महोत्सव लैब से खेत तक, बीज से बाजार तक, ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, हुआ कहाँ पे है? ये रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वॉब संवाद। अच्छा, ये क्या चीज है वॉब संवाद? देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा को, उसको शॉर्ट फॉर्म में बॉबी बोलते हैं, पता होगा सबको, मोस्ट ऑफ को। अभी इसको जो लॉन्च किया है, तो इसमें है ना ये अपनी जो, जैसे कि कस्टमर टू टॉकिंग वाली बात होती है, कस्टमर डीलिंग चीज आती है, तो उसमें एआई को इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं कि हर लैंग्वेज का अपने पास एआई इंटीग्रेशन हो, कि बात करने में आसानी हो अलग अलग राज्य के लोगों से। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब संवाद था ये। इसको जो लॉन्च किया है वो नागार्जुन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुंबई ने किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल यूनिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, 22 लैंग्वेजेस को इसने कवर किया है। ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव कस्टमर कम्युनिकेशन एट ब्रांचेस। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशन एंड रिपोर्ट्स। आपको क्या, ये कुछ रिपोर्ट्स आई है, कुछ सर्वेज के रिजल्ट्स आए, तो अपन उनको कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये रिपोर्ट का नाम दे दिया और फिर पूछा किसकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। अब क्या है, पहला जो आप देखोगे, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024, ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
मतलब अपन सब इससे रिलेट कर सकते हैं घर से घर, स्पेसिफिकली अपने माँ बाप पेरेंट्स को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इससे। कैसे? तो है कि टेक्सटाइल क्लोथिंग, अच्छा ये सर्वे जो हुआ था 2024 में हुआ था, और जब इसका रिजल्ट आया वो 26 के अंदर आया है। क्या चीज है इसके अंदर? इसमें का जो कंक्लूजन है ना रिजल्ट का, वो रिपोर्ट का, वो बोलते हैं कि लोग कपड़े ज्यादा खरीदने लग गए हैं अभी। और वो चीज अपन को समझ भी पड़ती है कि आज से 10 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था। जो ये कॉन्सेप्ट है फास्ट फैशन का, बहुत डेडली कॉन्सेप्ट है। तो इस रिपोर्ट का वही कंक्लूजन आया है। अब इस रिपोर्ट के अंदर, इस सर्वे के अंदर इतना अच्छा सेगमेंट करके बताया है कि टी शर्ट्स इतनी ज्यादा बिक्री होने लग गई, जीन्स इतनी ज्यादा हो गई, ये जेंडर इस चीज की ज्यादा डिमांड करता है, फीमेल और मेल में सबसे ज्यादा कौन से, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा कपड़े खरीदता है। तो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये सर्वे करवाया गया है? अपकमिंग गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आना चाहती है ना टेक्सटाइल बूस्ट के लिए, तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा पैसा अलोकेट करने में, पैसा बांटने में मदद करेगा कि, और थीम और ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करेगा कि ये डेवलप करना चाहिए ताकि कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो, राइट? तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट रिपोर्ट है ये, वो आई हुई नेशनल हाउस होल्ड सर्वे की। आई कहाँ से? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी की। मार्केट साइज इसका, टोटल मार्केट इन 24 इतना था, अब अभी जो इतना हो गया है ये इतना है, बस ये वाली चीज है इसकी। रैपिड ग्रोथ, नंबर्स और फिगर्स ना इतना रेलेवेंट नहीं है याद करना। फिर है रैपिड ग्रोथ, डोमेस्टिक डिमांड फॉर क्लोथिंग हैज रजिस्टर्ड अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एट 8.3% ओवर द 15 ईयर्स। सबके पेरेंट्स बोलते ही होंगे ये बात तो कि कपड़े ज्यादा खरीदते हैं। सेकंड इज रेन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्या चीज है कि इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड विद रेन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, जो अभी अपन ने देखा था ना इसका यूरेनियम का और ये सब कुछ का, तो क्लीन एनर्जी का ही है कि कोयले से हटके दूसरे संसाधनों पे एनर्जी डेवलपमेंट में अपन डिपेंड करें, तो फॉसिल्स पे डिपेंड ना करें, क्योंकि फॉसिल्स खत्म हो सकते हैं, बट जो ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी सॉइल, सोलर आ जाती है, हाइड्रो आ जाती है, वो चीजें कंक्लूड करता है। तो उसमें अभी जो इंडिया है वो ग्लोबली थर्ड रैंक ले रखा है। ठीक है, ये चीज है। इंस्टॉल कैपेसिटी, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसिल 283.46 गीगावाट, 31 मार्च तक हम लोग इतना नॉन फॉसिल बेस्ड हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अब बोलते हैं टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आपकी, अच्छा कि इतनी तो आप जनरेट कर रहे हो 283, तो मार्च 31 मार्च 26 तक नवीकरणीय ऊर्जा आ कहाँ से रही है? तो बताते हैं कि सोलर से इतनी आ रही है, विंड से इतनी आ रही है 56.09 मेगावाट, बायो एनर्जी जो ये आपकी खाद वगैरह से बनती है 11.75% गीगावाट यहाँ से आ रही है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से 51.4 आ रही है। तो ये वाली चीज है, राइट? तो सोलर का कंट्री ज्यादा है इसके अंदर, बाकी सबसे ज्यादा। तो ये थी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 का, जिसमें बताते हैं कि इंडिया तीसरी रैंक पे है रिन्यूएबल एनर्जी में। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा स्किल्स आउटकम फंड। अच्छा ये क्या है चीज है, ये गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ताई सी कर दी है, ऐसे देख के चलते हैं इस चीज को। ये क्या किया है कि लॉन्च इसको किया श्री जयंत चौधरी ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, स्किल आउटकम फंड किसका है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ही है, नाम से रिलेट हो रहा है, याद रह जाएगा अपने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अनलॉक एस्पिरेशनल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड। ठीक है, ऑपरेशन इट विल बी ऑपरेटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेट एनएसडी, एनएसडीसी इसको कैरी आउट करवाएगा, एमएसडी करवाएगा विद दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फिलॉन्थ्रोपिक, जो कि आपके परोपकारी भागीदारी देने में आगे रहते हैं। अच्छा ये चीज है क्या? अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट बोलती थी हम इंस्टीट्यूट्स को इनिशिएटिव चलाएंगे कि बच्चे को स्किल सिखाएंगे, आप रजिस्टर करो, स्किल सीखो, गवर्नमेंट उनको पैसा देती थी बकायदा जो सिखाते थे इंस्टीट्यूट, और बच्चा सीख के सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा। तो बस वो सर्टिफिकेट कोर्स रह जाया करता था, इनकम जनरेट नहीं हो पाती थी। तो इस बार गवर्नमेंट ने स्किल्स आउटकम फंड के साथ क्या चीज करी है कि पैसा उन इंस्टीट्यूट के पास तब आ जाएगा जब वो स्किल सीखने वाला बच्चा नौकरी प्राप्त कर लेगा। नौकरी प्राप्त ही नहीं कर लेगा जब वो 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक नौकरी पर टिक जाएगा, मतलब इतनी उसकी स्किल कैपेसिटी होगी, तब जाके उनको पैसा पूरा कंप्लीट मिलेगा, नहीं तो पैसा ही नहीं देंगे इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट। तो ये थोड़ी सख्ताई है कि प्रूफिंग के साथ में फंडिंग जाएगी इस बार।
और पहले पैसा नहीं दिया जाएगा, काम कंप्लीट होने के बाद, बच्चे को नौकरी मिलने के बाद और नौकरी पर टिकने के बाद उन जो ये बिचौले इंस्टीट्यूट है इनको पैसा आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर बच्चे की नौकरी नहीं लगी और वो टिक नहीं पाया तो उनको पैसा नहीं आएगा, उनका पैसा ही रुक जाएगा। तो स्किल्स आउटकम फंड का ये अप्रोच है कि स्किल सिखानी है। स्किल कौन सी स्किल्स है? ये आईटीआई वाली जो हो गया और आपकी जो बेसिक टेक वाली स्किल्स हो गई, ये उन्हीं स्किल्स की बात करता है, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज ने रिपोर्ट्स वगैरह करी, कुछ इनिशिएटिव चलाए हुए, उनको काउंट करते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला स्कीम किसका है, स्कीम तो नहीं, ये वाली पहल किसकी है, इस तरीके से ये रिपोर्ट किसकी मिनिस्ट्री की है। तो एनएचएआई जो है इसने चलाई हुई है आरोग्य वन पहल। देखो नाम से लग रहा है कि आयुर्वेद मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री का कुछ है, पर नहीं, ये किसका है? एनएचएआई का है। क्या है? आरोग्य वन पहल। इसके अंदर क्या करना है इन लोगों ने, जो हाईवेज होता है ना उनके बगल में जो खाली जगह होती है वहां पर मेडिसिनल प्लांट लगाना चाहते हैं। तो ये आरोग्य वन पहल वहां से आई है। टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी थ्रू मेडिसिनल प्लांटेशन ऑन वैकेंट लैंड्स इन द नेशनल हाईवेज। आरोग्य वन पहल जो है वो एनएचएआई की है, याद रखनी है अपन को ये बात, क्योंकि नाम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है इनिशिएटिव। ठीक है। जो इसका पहला चरण का लक्ष्य है ना, वो 16,462 मेडिसिन ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑन द 17 प्लॉट्स कवरिंग एरिया 62.8 हेक्टेयर इन 11 स्टेट्स। ठीक है, इतना इतना टारगेट है कि इतना इतना प्लांटिंग करवाना है मेडिसिनल प्लांट्स का स्पेसिफिकली। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स को कवर करना चाहता है आरोग्य वन पहल के तहत। है किसकी? एनएचएआई की है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है ईसीआई नेट। ये क्या करना है? डिजिटली करना चाहता है इंटीग्रेटेड an integrated digital platform developed to streamline electoral processes and enhance transparency and accessibility। ठीक है, नाम से लिंक हो रहा है। ईसीआई नेट किसकी पहल है? ईसीआई की है। अब आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट टाइटल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन रीजन। ये किसकी रिपोर्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है। नीति आयोग देखने को मिलेगा रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम वुमेन रिसीवर्स ऑफ क्रेडिट टू क्रिएटर्स फ्रॉम वुमेन। अच्छा, नीति आयोग ने एक औरतों के लिए स्पेसिफिक पहल चलाई है जिसका नाम है फ्रॉम वुमेन रिसीवर्स ऑफ क्रेडिट टू क्रिएटर्स वुमेन इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। तो क्रेडिट क्रेडिट करके विमेन विमेन करके स्कीम है नीति आयोग। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भवसागर रेफरल सेंटर फॉर द इकोलॉजी ऑफ मैरीन ने इसको रिपोजिटरी घोषित करवाया अभी। अच्छा, ये क्या रिपोजिटरी क्या होती है? जो फॉसिल्स नहीं, स्पेसिमेन होते हैं, जैसे बायो के जो बच्चे होंगे उनको आइडिया लगा होगा कि लैब में आप जाते हो ना तो स्पेसिमेन रखे हुए होते हैं हर एक जानवर का। तो दो इंस्टीट्यूट है, एक तो आपका ये है भवसागर रेफरल सेंटर, कोची के अंदर है। इसका पूरा नाम बड़ा है, CMLRE करके है, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। इसको नेशनल रिपोजिटरी घोषित करवाया है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डीप मैरीन लाइफ है, मतलब जो बहुत ही गहरे समुद्र में जीव रहते हैं, उनके स्पेसिमेन नेशनल तौर पे सिक्योर कर सकती है। इस सेंटर को कम्प्लीटली इस काम के डेडिकेट कर दिया है और वहां पे इनका टेस्टिंग और फिर आगे जो एक्सपेरिमेंटेशन चलता है वो किया जा सकता है बहुत इजीली। तो ये इंस्टीट्यूट को ये टैग मिल गया है। क्या मिला है? नेशनल रिपोजिटरी टैग मिला है इसको। रिपोजिटरी का मतलब होता है जहां पे स्पेसिमेन रखे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट को पावर आती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से आती है, 2002 का है, सेक्शन 39, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है वो किसी इंस्टीट्यूट को रिपोजिटरी घोषित करवा सकती है। तो कोची की CMLRE को मिला है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दो और को मिला है, एक ये है नेशनल नोटिफाई, ये भी नेशनल रिपोजिटरी घोषित कराई गई है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस एंड माइक्रोबायल्स कलेक्शन नेशनल फंगल पुणे। तो एक ये आपका है पुणे का ही इंस्टीट्यूट है, इसको भी नेशनल रिपोजिटरी घोषित किया है। इसका नाम बहुत बड़ा है, मैक्स है, और किसके लिए? बैक्टीरियाज के लिए है। ठीक है, बैक्टीरियाज के लिए कोची का है, पुणे का है, महाराष्ट्र बेस्ड है। एक मरीन लाइफ के लिए, एक बैक्टीरियल है। दोनों को नेशनल रिपोजिटरी घोषित करा है, मतलब स्पेसिमेंस रहेंगे वहां पर, इनकी टेस्टिंग बायो वाली चीजें इनके साथ की जा सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अच्छा,
तो क्या है, कॉमन अलर्ट, जैसे जो समुद्र के पास में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि तूफान, टाइड्स वगैरह ये चीज आती है, ज्वार भाटा जिसे अपन बोलते हैं, ये आती रहती है वहां पे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अलर्ट प्रोटोकॉल चलाया है, आधारित है सचेत और समुद्र नाम से। किसका है? नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन आता अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर है। सचेत और समुद्र अलर्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, समुद्र से नाम से आइडिया लग रहा है वैसे, ठीक है। और एक चला है सागरवाणी, ये मतलब पहले अगर कोई आपदा आने वाली है इस प्रकार की, तो उस चीज की घोषणा करने के लिए उसका नाम सागरवाणी है। तो सागरवाणी इनिशिएटिव भी किसका है? इन्फोसिस का है। चलिए, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को एक रिपोर्ट इन लोगों ने लॉन्च करी, दैट इज द लैंडस्केप रिकनेक्टेड हैज बीन रिलीज्ड। एनएचएआई एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट आप देखेंगे कंटेस्टेंट एंड प्राइज। अभी क्या कंटेस्टेंट प्राइज, 11th एनुअल ह्यूमन राइट शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशंस हुए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। 11th एडिशन था इसका, ये किस चीज का? ह्यूमन राइट शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2025 का है ये, अभी 26 चल रहा है, 25 का है, 11th एडिशन है। इसके अंदर मूवीज को, शॉर्ट फिल्म्स को ह्यूमन राइट बेसिस पे प्राइजेस दिए जाते हैं। तो फर्स्ट प्राइज जो मिला है वो रानी पिक्चर को मिला है। इसकी जो निर्माता है वो सारिका जैन है। किस चीज पे बेस है? क्लास डिवाइड में स्ट्रगल ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है। और रानी पिक्चर को पहला प्राइज मिला है किसके अंदर? ह्यूमन राइट शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का 11वें एडिशन के अंदर, रानी पहला प्राइज। सेकंड मिला है मीनवाइल शी, नाम ही इसका मीनवाइल शी है पिक्चर का। जो इसकी निर्माता थी, वो निर्माता है वो अमल एस करके हैं। ये एक तरीके की मलयाली फिल्म ऑन वर्किंग वुमेन्स इशू एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे है। थर्ड जो प्राइज मिला है द डिलीवरी पे मिला है। ये जो पिक्चर है वो किसकी है? साई शंकर ताती की है, तमिल मूवी है ये। गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को बताता है। स्पेशल जो मेंशन सर्टिफिकेट्स है, मतलब इनको रैंक्स तो नहीं मिली है, बट इनको काम अच्छा था, इन्होंने नोटिफाई कराया खुद को, तो स्पेसिफिक इनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं, स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट। पहला जो है मालती फाल्गुनी भट्ट, सेकंड आपको देखने को मिलेगा सेकंड चांस। एक तो मालती को मिला, सेकंड चांस को मिला, डस्क ऑफ लाइफ को मिला, स्पेशल मेंशन एंड भाग्यश्री को मिला है, राइट। इनको स्पेशल मेंशन दिया है। अपन बात कर रहे थे ह्यूमन राइट शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2025 की, जिसका 11वां संस्करण था, जिसके अंदर 3 पिक्चरें, रानी, मीनवाइल श्री और आपकी द डिलीवरी को वो 1 2 3 रैंक मिली। और स्पेशल मेंशन हुआ है मालती का, भाग्यश्री का, डस्क ऑफ लाइफ का एंड द सेकंड चांस ऑल्सो। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड स्कीम। अच्छा, ये जो थी ना कि जो रिटायर हो चुके हैं, अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है ये, जो रिटायर हो चुके हैं, वो अपनी आके कि उन्होंने लाइफ में कैसे कैरी आउट किया अभी तक, राइट, कैसे कैरी आउट किया, वो उस चीज को लेके अपना लाइफ एक्सपीरियंस ये वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस अवार्ड स्कीम ऐसी है कि जिसका बेस्ट लगा उसको पैसे मिले, मतलब अवार्ड दिए जाएंगे, अवार्ड भी हैं और पैसे भी दिए जाएंगे। अब क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? ऑब्जेक्टिव जो है टू डॉक्यूमेंट द एक्सपीरियंस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज एंड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। इसका जो ऑब्जेक्टिव है किस स्कीम का? नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड स्कीम का, टू डॉक्यूमेंट द एक्सपीरियंस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज एंड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसकी अच्छी रही है तरीका काम करने का। स्कीम किसके द्वारा रन करी जाती है? पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर के द्वारा करी जाती है, एंड विल अवार्ड द 515 बेस्ट एंट्रीज। एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन इसमें भागे पार्टिसिपेट कर सकता है? एम्प्लॉयज हु हैव बीन रिटायर, या जो रिटायर हो चुके हैं, या 8 महीने के अंदर हो जाएंगे, 3 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। कहाँ कहाँ के? सेंट्रल गवर्नमेंट के, पीएसयू के, पब्लिक बैंक्स के, वो इसके अंदर नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड स्कीम में पार्ट ले सकते हैं। प्राइजेस है, ईच विनर विल रिसीव अ मेडल, मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट, 10,000 का प्राइज मनी मिलेगा। अभी क्या है, 17 सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड हुए हैं। इसके अंदर किसने ऑर्गेनाइज कराया इसको? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। अवार्ड सेरेमनी जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की प्रेजेंट में न्यू दिल्ली के अंदर ही हुई है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है ना, दैट इज द बापू टावर पटना एंड बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम वैशाली, ये भी बिहार में ही है। इन दोनों को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। किसके अंदर मिला है? विश्वकर्मा अवार्ड 2026, 17वां एडिशन था इसका ये। किन 2 स्थानों को मिला है? बापू टावर पटना, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम वैशाली, ये भी बिहार में है। इनको क्या मिला है? बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जैसे कि इंडस्ट्री डॉइन अवार्ड, आर्किटेक्ट तारा प्रसाद, ये तरह की अवार्ड कैटेगरीज है इसके अंदर। तो अभी क्या है, विश्वकर्मा अवार्ड्स हुए कहाँ पे कंक्लूड है, ये न्यू दिल्ली के अंदर ही हुए हैं। अच्छा, जो मेन की पॉइंट है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स किसको मिला है, बापू टावर एंड बुद्धा समयप को। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 25-6, 25-26 का संस्करण था किस चीज का, इंडिया स्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन। क्या चीज थी ये, मार्च 29 से 2 अप्रैल को हुआ है, कहाँ पे हुआ है, नोएडा के अंदर हुआ है। ठीक है, इंडिया स्किल नेशनल चैंपियन कॉम्पिटिशन कहाँ हुआ है, नोएडा के अंदर हुआ है। फिर आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ, किसने कैरी आउट कर रहा है इसको, करवाया किसने, स्किल कंपटीशन था, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। फिर दूसरा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो एक तो आपकी मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन, स्किल स्किल, चलिए, और कंपटीशन नेशनल स्किल का। स्किल कैटेगरीज थी इसकी 63 कैटेगरीज थी, जिसके अंदर रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी रिलेटेड फील्ड थी, और उसके अराउंड ये स्किल कंपटीशन हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर विनर्स फॉर वर्ल्ड स्किल। अच्छा, जो शंघाई के अंदर सेम स्किल्स के बेसिस पे वर्ल्ड कंपटीशन होने वाला है, उसकी तर्ज पे कि छोटा लेवल का इंडिया ने, गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 25-26 का। इसके अंदर जो रैंक्स आई हैं, उड़ीसा ने टॉप किया है, बहुत वैसी अचरज वाली बात है ये। उड़ीसा ने टॉप किया है, किसके अंदर किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स जैसी चीजों के अंदर उड़ीसा ने टॉप किया है। टोटल मेडल जो 57 है इनके। कॉम्पिटिटर्स, ये कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटिव कुछ नहीं है, मतलब 92 लोगों ने उड़ीसा से पार्ट लिया था इस चीज के अंदर, ऐसे ये नंबर लिखे हुए हैं। सेकंड जो रैंक है वो तमिलनाडु की है, थर्ड इज कर्नाटका। ये इसका जो है मेडल ऑफ एक्सीलेंस, मतलब है कि कुछ लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि उनको रैंक तो उनकी आ नहीं पाई, बट ऐसा है कि सबकी आंखें अपनी तरफ कर ली अच्छा काम करके। तो ये मेडल ऑफ एक्सीलेंस उन लोगों को मिला है, 15 लोगों को उड़ीसा से मिला है, 12 को मिला है। तो सबसे ज्यादा काउंट भी 92 उड़ीसा ने ही भेजे थे अपने प्लेयर्स, पार्टिसिपेशनर्स। ठीक है, तो उड़ीसा ने टॉप किया है, किसके अंदर किया है, इंडिया स्किल्स में। हुआ कहाँ है, नोएडा के अंदर हुआ है। किसको अचीव करने के लिए हुआ है, वर्ल्ड शंघाई में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, उस परफॉर्मेंस के लिए हुआ है। नेक्स्ट है आपके नेवल इन्वेस्टर सेरेमनी 26, प्लेस एंड डेट 1 अप्रैल को मुंबई में हुई थी। जो अवार्डी है इसके, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रहे हैं। फंक्शन था, टोटल 55 अवार्ड्स वर गिवन, इंक्लूडिंग टू युद्ध सेवा मेडल्स एंड 12 नवसेना मेडल्स, गैलेंट्री एंड 8 नवसेना मेडल्स, 18 विजेता मेडल्स, स्पेशल अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, अभी ये जो इम्पोर्टेंट है कि इवेंट हुआ कहाँ पे है, मुंबई में हुआ है, नेवल इन्वेस्टर सेरेमनी 26। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं गवर्नेंस के ऊपर। अब जो गवर्नेंस का पार्ट है ना, ये क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये जो पुराने एक्ट को रिप्लेस किया, अब इफेक्टिव अप्रैल 1 से हो गया है, इसीलिए ये अपन ने लिया है और न्यूज में आया है। तो पुराने वाला था वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, तो ये सिंप्लीफाई है इसका वर्जन, टू सिंप्लीफाई, स्ट्रीमलाइन, मॉडर्नाइज डायरेक्ट टैक्सेस। इसलिए इनकम टैक्स 2025 1 अप्रैल से लागू हो गया है, और पुराने वाले को रिप्लेस किया, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, ये वाला काफी इजी है उस चीज को लेके, ये चीज है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अच्छा, अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं ना, तो वो है कॉन्सेप्ट कि 48 आवर्स पहले चुनाव प्रसार प्रसार रुक जाता है इसका। तो वो वाली चीज है, ये पावर आती कहाँ से है, मतलब ये चीज लागू कहाँ से होती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 51 का जो है, उसके सेक्शन 126 से ब्रैकेट बी 1 बी के अंडर ये पावर अपने पास आती है। तो ये 48 आवर्स पहले रुक जाता है। अभी चुनाव चल रहे हैं तो ये न्यूज में है, तो अपना ने लिया है इसको। नेक्स्ट है आपका कंसल्टिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या चीज है ये, अच्छा, कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये क्या चीज है, देखो, हर एक मिनिस्ट्री का है ना, अपने कंसल्ट करने के लिए कमेटी होती है, मेजर सबकी तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ की जो बड़ी मिनिस्ट्रीज है उनकी एक कंसल्टिंग कमिटीज होती है, जो उनको एडवाइस देती हैं, आइडियाज देती हैं। ठीक है, उसको, उस कमिटी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, जिसके अंदर क्या है, टू डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग मीटिंग्स, डिजिटल डालना है होल्डिंग मीटिंग्स को, शेयरिंग एजेंडाज एंड रिकॉर्डिंग मिनट्स ऑफ एडवाइजरी कमेटी, कि काम क्या किया है उसको डिजिटलाइज कर देना है। चीज क्या है, कंसल्टिव कमेटी मैनेजमेंट सिस्टम। कंसल्ट किसको करेंगे, मिनिस्ट्रीज को करेंगे। कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया, जो एक डिजिटल सिस्टम है। ओके,
अभी क्या है, नेक्स्ट इज फेमस पर्सनालिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अच्छा इनकी जो थी 8 अप्रैल को भी डेथ एनिवर्सरी थी, तो ये न्यूज में थे। अब जब इतनी महान पर्सनालिटी का जब न्यूज में आती है तो इनके कुछ की नोट, कुछ बड़े काम होते हैं वो अपन ले लेते हैं कि इन्हें याद क्यों किया जाता है आज। ही वॉज अ प्रोमिनेंट लिटरेचर, बहुत बड़े साहित्यकार थे, जर्नलिस्ट एंड आइडियोलॉजिकल पिलर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 19th सेंचुरी इन बंगाल रेनेसेंस। ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि इनको साहित्य सम्राट बोला जाता है, ये बहुत अच्छे साहित्यकार थे। जो इनके बहुत कुछ अच्छे जो बुक लिखी हुई हैं, लिटरेचर के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके, फर्स्ट इज आनंद मठ, नाम सुना ही होगा काफी लोगों ने इसका। नेक्स्ट इज दिस दुर्गेश नंदिनी, देन कपाल कुंडला, देन देवी देवी चौधराइन, ये बहुत फेमस बुक है देवी चौधराइन, इनकी है ये। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ठीक है। ये बुक्स हैं इनकी कुछ, कृष्णावतार एंड बांग दर्शन, जो इनकी मंथली मैगजीन आती थी 1872 में, प्रमोट बंगाली नेशनलिज्म को प्रमोट करती थी। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी थी तो ये न्यूज में थे अभी। बीस फॉर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाल से संबंध है, इनको साहित्य सम्राट बोला जाता है, इनके कुछ की बुक नोट भी हैं ये सब कुछ। और बंगाल रेनेसेंस, इनको जो बंगाल का पुनर्जागरण था उनसे संबंध भी है इनका। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी बाबू जगजीवन राम की जयंती थी। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी। कौन सी वाली थी? 119वीं थी। अच्छा, कौन है ये जो है ना, डिफेंस मिनिस्टर रहे थे इन 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो इनका जो काफी नोटेबल रहा है, जो उनका वर्किंग एरिया रहा है, देखो रिकॉर्ड ऑफ बीइंग इन द कैबिनेट फॉर 35 ईयर्स, राइट। और 119वीं इनकी जयंती थी। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द ओकेजन एज इक्वालिटी डे। बहुत बड़ी बात है, 5 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वालिटी डे मनाती है। किसकी याद में मनाती है? बाबू जगजीवन राम की वजह से बनाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे सैमुअल हीमैन, अ जर्मन फिजिशियन हु फाउंडेड द होम्योपैथी इन द लेट 18th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट वर ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन, हिज बर्थ एनिवर्सरी थी, इनकी जयंती थी इनकी भी अप्रैल 10 की। और एक है कहाँ के, जर्मनी, जर्मन फिजिशियन थे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को, इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। नेक्स्ट इज श्री श्री शिव कुमार स्वामिंगुलु। अच्छा देखो, ये एक है ना प्रोमिनेंट फिगर है, जैसे कि एक सेक्ट चलता है जिसको बोलते हैं लिंगायत वीर शैव रिलीजन, लिंगायत वीर शैव धर्म। ये देखो, ये है ना कर्नाटका के कुछ हिस्से में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में ये चलता है। ये प्रॉपर रिलीजन है, एक हिंदुइज्म का ये ब्रांच निकली हुई जिसके अंदर ये केवल शिव को पूजते हैं और को नहीं मानते, सिर्फ शिव को पूजते हैं। और अपने इनको ये स्पेसिफिक रिलीजन कॉल आउट होता है अच्छे स्केल पे। इसका नाम है लिंगायत वीर शैव धर्म रिलीजन। उसके एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे शिव कुमार स्वामिंगलू। तो उनकी वजह से ये अभी इनका आई गेस कुछ डेथ एनिवर्सरी या कुछ ऐसा था, अभी 19 में ही हुए हैं, 110 साल जी के गए हैं ये। तो उनकी कुछ याद नहीं है, उनका कुछ रेलेवेंस इसमें आता है। तो अभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पॉसिबिलिटी शिव कुमार स्वामिंगलू किस चीज से रिलेटेड है? तो ये लिंगायत वीर शैव धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। फिर है ये श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, एट प्रेजेंट ये रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, ओके। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स अपन को अभी, जैसे कि इलेक्शंस न्यूज में है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार देख लीजिएगा स्पेसिफिकली। अगर किन का 2 महीने बाद एग्जाम है, क्योंकि आरपीएससी और आरएसएसबी का ट्रेंड अभी चल रहा है कि वो 2 महीने वाला पूछ रहे हैं। आरपीएससी का स्पेसिफिकली यही चल रहा है, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन चल रहे हैं तो इस पॉइंट पे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। अब हम कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। चंचल कुमार जो सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का चार्ज लिया है इन्होंने। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह जो है, इन्होंने किसका चार्ज लिया? जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड के बने हैं। जो जनरल वीएमबी कृष्ण है, ये ईस्टर्न कमांड के बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन है, जो साउदर्न कमांड के बने हैं, वही कमांडिंग इन चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, ये अज्यूमिंग चार्ज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। कौन? धीरज सेठ। नेक्स्ट है श्री तेजवीर सिंह, अज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड माइन, उन्होंने लिया है। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र भूषण, अज्यूम चार्ज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज।
फिर जनरल फान वैंग जियांग है अपॉइंटेड बाय द एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन वियतनाम। ठीक है, पीआईबी पे था मेंशन, इसलिए अपन लोगों ने इसको कह लिया है। साइंस एंड टेक पे अभी आते हैं अपन लोग, जिसके अंदर फर्स्ट अपन डिफेंस टेक लेने वाले हैं। आईएनएस त्रिखंड न्यूज में आया है अभी, इसलिए लेते हैं। पहले कुछ इसकी बेसिक जो है वो देखते हैं। जो ये क्लासिफिकेशन इसका जाता है, इट इज द थर्ड एंड फाइनल शिप ऑफ द तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बिल्ट एट द यंत्रा शिपयार्ड इन रशिया। जो ये तलवार क्लास और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स जो है, इसकी ये तीसरी शिप थी। इसके कैटेगरी के अंदर 3 शिप्स डिजाइन करवाई थी अपन लोगों ने यंत्रा शिपयार्ड रशिया के अंदर। ठीक है, उसकी आईएस त्रिखंड ये तीसरी शिप थी, तो इसका क्लासिफिकेशन ये जाता है। देखो, नेक्स्ट है ये कमीशन इंडियन नेवी 2013 में 29 जून को हुई थी रशिया में, कालिंगार्ड में, कलिंग्राड। फिर एक्सरसाइज, अच्छा अब ये क्या है न्यूज में आई, एक्सरसाइज लेमिटी 26 पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज। जो अभी एक्सरसाइज एक चल रही है, जो तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज है, उसमें इसने पार्ट लिया है। एक्सरसाइज किसके साथ में हो रही है? सिचल्स के साथ में हो रही है अपनी, है राइट। अब है पोर्ट कॉल्स ऑफ आइनस रिकंड। तो अभी इसका है क्या है कि ये इंडिया की तरफ से पार्ट लेने गई है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के अंदर, कहाँ पे? सिचल्स के अंदर। अब क्या है, इसके जो फेजेस है वो ऐसा है कि ये मार्च 26 में तो सिचल्स में ही रही, और मोजाम्बिक्यू में रही ये मार्च 26 में, मतलब हाफ मार्च इधर एंड हाफ मार्च मोजाम्बिक्यू। कंट्रीज है ये दोनों, मोजाम्बिक्यू भी और सिचल्स भी। अब जो है अप्रैल 26 में ये तंजानिया में है। किस इवेंट, किस एक्सरसाइज के अंडर है ये? पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट ट्राई सर्विस। इसने पहली बार पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस विद सिचल्स। ठीक है, तो आईएनएस त्रिखंड इस वजह से न्यूज में था अभी। नेक्स्ट इज आईएनएस तारागिरी, इंडियाज नेवी फोर्थ इंडिजिनियसली बिल्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ द नीलगिरी क्लास। तो जो आईएनएस तारागिरी है, ये नीलगिरी क्लास के प्रोजेक्ट 17A की तरह बनाया गया, इंडिजीनियस भारत द्वारा ही बनाया गया है ये। अभी ऑन 3 अप्रैल 26 को राजनाथ सिंह ने इंड्यूस किया है इनको नेवी एट द विशाखापट्टनम में, इनको शामिल कर लिया। कंस्ट्रक्शन जो इनका हुआ है ना मुंबई एंड, देखो मिजांग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई एंड डिजाइन बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इंडियन नेवी, इंडिजीनियस है, भारत में ही बना है। विशाखापट्टनम में इसको भी शामिल कर लिया उसके अंदर। तो कितने मिलके बनाया है? मेजगांव डॉकशिप ने, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। इंडिजिनाइजेशन कैसा है? 75% तक इंडिजीनियस कंटेंट है इसके अंदर, इंक्लूडिंग 4000 टन ऑफ स्पेशल ग्रेड स्टील सप्लाइड बाय द मराठन कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिजीनियस है, इवन कि इसके अंदर जो पार्ट्स लगे वो भी इंडिया में कम्प्लीटली डेवलप्ड है। बाहर से इम्पोर्ट 25% तक हुआ है, 75 पूरा इंडिया का है, जिसमें मेजर आपका जाता है स्टील, जाता है ग्रेड स्टील, स्पेशल ग्रेड स्टील जो लगा है, राइट। तो अभी इसको रिक्रूट किया है नया, तो आईएनएस तारागिरी इसलिए न्यूज में थी, राइट। किसका पार्ट है? नीलगिरी क्लास का, प्रोजेक्ट इन 17A का पार्ट है ये। तारागिरी, नीलगिरी, प्रोजेक्ट इन 17A, खुद डिफेंस मिनिस्टर ने इनको रिक्रूट किया है 13 अप्रैल को विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट इज आईओएस सागर, इंडियन ओशन शिप एंड सेकेंड एडिशन ऑफ सागर। सागर की खुद की फुल फॉर्म है, देखो, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव है ये। जो स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को हुआ। पार्टिसिपेशन इसका है नेवल पर्सनल फ्रॉम द 16 मेंबर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंबियोसिस। आईओएनएस पार्टिसिपेट करा है इसमें 16 member countries से। Linked to IONS, this initiative is being organized soon after India assumes the chairmanship of the IONS फरवरी के अंदर। प्रोग्राम चल रहा है दोस्ती बढ़ाने के लिए समुद्री क्षेत्र के अंदर, आईओएस सागर नाम से। सागर की खुद की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट है इसकी जो फेजेस हैं, कि 2 फेजेस में पूरा प्रोग्राम हुआ, मार्च में स्टार्ट हुआ है ये। 16 से 29 का है इसका हार्बर फेज, जिसके अंदर मीटिंग्स हुई है मुंबई के अंदर, राइट। यस, ये पहला फेज जो था मीटिंग का फेज था कंप्लीटली, हार्बर फेज। सेकंड जो फेज है सी फेज, जिसके अंदर ये रैक की करेंगे जैसी चीज है इसके अंदर, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट बाय आईएस सुनन्यान। ठीक है, इसका है सुनन्याना, ये जैसे तारागिरी थी, है ना, वैसे ही सुनन्याना आईएनएस
इस इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करके पार्ट कर रही है। तो द साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रीजन अप्रैल टू मई। अब ये क्या कर रही है, चक्कर काट रही है, ये चीज हो रही है, चक्कर काट रही है मीन्स बॉन्डिंग के लिए ट्रेवल कर रही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आईएनएस सागर विल मेक स्टॉप एट कोलंबो श्रीलंका, फुकेट थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, सिंगापुर, चिटागोंग बांग्लादेश, यांगोन म्यांमार एंड माले मालदीव्स में। ठीक है, लास्ट में फिर कोची में आकर रुक जाएगी। किस सी फेज के अंदर, जिसमें ये ट्रैवल करेगी। कौन ट्रैवल करेगी, आईएनएस सुनन्यान। आईओएस सागर के तहत कौन से आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से, आईएनएस सुनन्यान। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद हो रहा है, हुआ 9 से 10 को हुआ है। हुआ कहाँ पे है, एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु के अंदर हुआ, इसका सेकंड एडिशन था ये। थीम जो इस बार थी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड इम्पेरेटिव टू द काउंटर कन्वेंशनल एंड नॉन इरेगुलर थ्रेट्स। अच्छा देखो, इसका है ना सेकंड एडिशन है, ये लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई सर्विस हुआ कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, इसका थीम क्या था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, फिर रण संवाद क्या है, कन्वर्सेशन ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर, वॉरफेयर कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द चेयर ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अली चौहान हिमसेल्फ। इनॉग्रल एडिशन में क्या था, फर्स्ट रण संवाद 2025 वाज हेल्ड ऑन 26 अगस्त 25 एट आर्मी वॉर कॉलेज महू मध्य प्रदेश में, पहला एडिशन हुआ था, जिसकी थीम इम्पैक्ट ऑफ थी। इस बार हुआ है बैंगलोर में एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड में, और थीम रही है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, राइट। चलिए, अब है पैसेज एक्सरसाइज, पैसेज। A joint exercise conducted regularly between the Indian Navy and the navies of friendly foreign countries. अप्रैल 26 में आईएनएस त्रिखंड पैसेज एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्ट लिया है, आईएनएस त्रिखंड में। एक्सरसाइज विद केनिया नेवी किसके साथ में हुई है, केनिया नेवी के साथ में अप्रैल में। ऑफ हुई कहाँ पे है, उनके ही मोबासा कोस्ट के ऊपर, और केनिया में हुई है। इंडियन ओशन शिप सागर आईएनएस सुरन्या पार्टिसिपेट इन पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स में, इसने भी पार्ट लिया है। विद मालदीव्स विद नेशनल, अच्छा जो देखो केनिया के साथ में हुई है उसमें त्रिखंड ने पार्ट लिया है, और जो आपकी इसके साथ में हुई है, किसके साथ में हुई है, मालदीव्स के साथ में, उसमें आईएनएस सुनन्या ने पार्ट लिया है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा साइक्लोन 4, क्या चीज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट। साइक्लोन 4 क्या चीज है, ये एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ में है, इजिप्ट के साथ में है। देखो इजिप्ट में रेगिस्तान बहुत आते हैं, नहीं वो तो साइक्लोन हो पाएगा। चलिए, फिर है ये हुई कब से कब तक है, 9 से 17 तक, अनास इजिप्ट के अंदर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल वॉर मतलब डिफेंस प्रोग्राम टाइप ही है, एस्केलिंग स्टेट 2026, ये हुआ है फ्रांस के अंदर। अब मेजर बाइनियल मैरीटाइम ट्रेडिशनल फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 31 से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ है, 31 मार्च से। हुआ कहाँ पे है, पोर्ट ऑफ सियाटे फ्रांस के अंदर ही हुआ है, नाम ही इसके इवेंट का एसके सियाटे है। क्या चीज है ये, 400वीं वर्षगांठ थी, 400 एनिवर्सरी थी ये, फ्रांस नेवी की, फ्रेंच नेवी की। ठीक है, इंडियन पार्टिसिपेशन, इंडियन नेवल शिप आईएनएस सुदर्शनी अंडर लोकयान 26 मिशन, इसमें पार्ट लिया। अचीवमेंट है सुदर्शनी रोइंग, जो चप्पू चलाव कंपटीशन होता है ना नाव वाला, उसे रोइंग बोलते हैं। इसमें टीम ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है इन जीएक्स मैरीटाइम्स। Heritage City Parade, Indian sailors participated in the parade organized to commentators at the 400th anniversary of French Navy. चलो नेक्स्ट आता है लार्ज कैविटेशन टनल, क्या चीज है, वेन्यू नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फाउंडेशन स्टोन है बाय डिफेंस मिनिस्टर, खुद ने रखा, इन्होंने अभी रखा विशाखापट्टनम के अंदर। द एडवाइस फैसिलिटीज अ वाइटल इंडिजिनियस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉइज रिडक्शन। अच्छा ये जो चीज है ना, ये लार्ज कैविटेशन टनल की क्या चीज है, ये सबमरीन वगैरह, देखो ये हुआ भी कहाँ पे, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज, मतलब यहाँ पे नए वॉरफेयर जो इक्विपमेंट्स है वो डिजाइन करके बनाए जाते हैं, स्पेसिफिकली सबमरीन के लिए है। तो जब इसका एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह होता है तो बहुत ज्यादा साउंड आती है, तो ये लार्ज कैविटेशन टनल जो है ये साउंड नॉइज रिडक्शन के लिए ही मेजर डिजाइन हुई है। क्या देखिए, दिस एडवांस फैसिलिटीज आर वाइटल इंडिजिनियस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉइज रिडक्शन। तो ये जो हुई है विशाखापट्टनम में हुई है, नॉइज रिडक्शन कॉन्सेप्ट से हुई है ये लॉन्च, खुद डिफेंस मिनिस्टर ने करी है। अब है 14 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। बिल्डर जो है इसके मजेगांव डॉक
शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई बेस्ड ही है अपने, इनको है ना एक अपनी जो कोस्ट गार्ड है ना, उन्होंने 14 शिप्स का पेट्रोल वेसल्स का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 2 इन लोगों ने डिलीवर कर दिए हैं अभी। इस वजह से न्यूज में आया है, किल लेइंग ऑफ FPV-4 एंड प्लेट कटिंग ऑफ FPV-7। तो ये चीज है 14 फास्ट पेट्रोल वेसल, राइट। नेक्स्ट अपना आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पेस VC फंड। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड 1,000 करोड़ फंड हैज बीन सेट अप फॉर प्रोविजनल फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप। जो ये स्पेस VC फंड है ना, ये प्राइवेट, जैसे कि देखो अभी अगर अपन स्पेस टेक में बात करें ना, तो आपके दिमाग में इसरो ही आएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो स्पेस एक्स आती है, इलॉन मस्क की जो है स्पेस एक्स दिमाग में आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ प्राइवेट स्पेस स्टार्ट बूस्टअप हो अच्छा खासा। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्पेस VC फंड ऑर्गेनाइज करवाया है। अब ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को ही मिलेगा। ठीक है, इट इज अ कैटेगरी टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बैक्ड बाय द इनस्पेस एंड सिडबी। इसको जो हैंडलिंग और मैनेजिंग है वो इनस्पेस और सिडबी करने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनीज विद TRL। अब है ना, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए है ये कंपनीज। TRL टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल 4 अबो। अच्छा, ये क्या चीज है TRL लेवल 4 की मतलब जिस कंपनी ने स्पेस का जो काम करती है, सैटेलाइट्स बनाती है, रॉकेट्स बनाती है, लॉन्चर्स बनाती है, उन्होंने TRL 4 लेवल पास कर रखा है, तो ही उनको फंडिंग मिलेगी। ये वो लेवल है जिसमें आप प्रोटोटाइप बना चुके होते हो, टेस्टिंग के लिए आपका मटेरियल रेडी होता है, जैसे कि सैटेलाइट बन चुकी है, काम हो चुका है, बट अब आपका प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए आप रेडी हो। तो ये TRL 4 उन कंपनीज को दिया जाता है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उन्हीं लोगों को फंड दिया जाएगा जो इसको क्रॉस कर चुके होंगे। अब है ड्यूरेशन, दिस इज अ क्लोज्ड एंडेड फंड व्हिच मींस इन्वेस्टर कैन नॉट विथड्रॉ मनी फ्रॉम द फंड। अच्छा, अभी क्या सीन है कि ये ना एक लॉन्ग टर्म गेम है स्पेस वाला। तो इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, ये चीज है। बट अगर आप स्पेस VC फंड के थ्रू लोन इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं ले सकते जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर ले। तो ये क्लोज एंडेड फंड है। कौन सा फंड, स्पेस VC फंड। तो स्पेसिफिकली प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स के लिए ही है ये। अब आते हैं सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन, SMPOS। इसका सेकंड एडिशन था 26 में, हुआ कहाँ पे, बैंगलोर इंडिया के अंदर हुआ है 8 से 10। इनॉग्रेट इसको किसने किया, AS किरण कुमार, फॉर्मर चेयरमैन रहे DOS इसरो के। ये ऑर्गेनाइजर कौन था इसका, इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, IAM। ठीक है, इसकी जो थीम थी वो थी इनोवेशन ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन एंड मैनेजमेंट द नेक्स्ट जनरेशन। इवेंट है एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन, किसको कैसे परफॉर्म करवाना है, कैसे चीजें होंगी यहाँ पे। उसका इवेंट बैंगलोर में हुआ है, इसका सेकेंड एडिशन था। थीम देख लीजिए क्या है, इनोवेशन ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन। चलिए नेक्स्ट, शेयर इन द स्पेस इकोनॉमी। अब ये क्या चीज है, तो बोलते हैं कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ना ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, वो कितना चल रहा है। इंडिया स्पेस इकोनॉमी करेंटली स्टैंड्स $84 बिलियन, बट जो कि अभी 2% तक अपन लोग ग्लोबल स्पेस मार्केट का लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2033 टू 2040 तक इसको 44 मिलियन लेके जाना, और जो कि 8% कंट्री कराएगा, और 2040 तक 10% मतलब $100 बिलियन लेके जाना है इसको, जो कि 10% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करवाएगा। ये विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे कि वो 2047 का विकसित भारत का जो थीम चल रहा है, ऐसे ही सभी सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अपन लोग इतना टाइम डेडलाइन तक इतना ज्यादा अचीवमेंट कर लें चीजों में। ठीक है, तो अभी ये जब है गवर्नमेंट का टारगेट, तो गवर्नमेंट एफर्ट भी डाल रही है कि बूस्ट अप करने के लिए चीजों को। 1,000 करोड़ रुपी वेंचर कैपिटल फंड एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन फंड दे रही है, ये फंडिंग है। स्कीम्स चला रही है, जैसे इन स्पेस सीड फंड स्कीम हो गई, इन स्पेस प्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप PI प्रोग्राम हो गया, अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट स्पेस वर्थिनेस पोएम करके हो गया, इन स्पेस का हो गया, ये फिर ऐसे करके चीजें। ठीक है, तो विजन है एक तरीके से, कोई अचीवमेंट वगैरह भी ऐसा कुछ खास नहीं है, शेयर हुआ है ये, तो ये एफर्ट्स काउंट करवाए। नेक्स्ट इज
यू यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका। इसमें है ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी और इसरो भी। इसके जो ऑर्गेनाइजर है वो इसरो है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये लॉन्च 2019 में हुई थी युविका। युविका किस सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है या इनिशिएटिव है? इसरो से रिलेटेड है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब है ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंट्रोड्यूस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू क्लास 9 स्टूडेंट एंड एट एन अर्ली स्टेज। ये करते हैं बच्चे पिक। 15% रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एंड रिमोट एरियाज। गांवों के रिमोट एरियाज के 15% तक बच्चे पिक कर। अभी क्या करते हैं, जो बच्चे क्लास 9 और 10th में होते हैं ना, बच्चों को पिक करते हैं। और जैसे कि अपने समर कैंप्स वगैरह होते हैं ना, उस पॉइंट में इसरो में खुद ले जाके ये बच्चों को ट्रेन करते हैं अपकमिंग साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए। तो यूविका प्रोग्राम बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए, 9th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, ठीक है। इसरो इसको कैरी आउट करता है। अब ये नाम याद रखना है, युविका किससे रिलेटेड है? इसरो से रिलेटेड प्रोग्राम है, बच्चों से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। इसका जो ड्यूरेशन है, फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ऐसे ही। अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेशनल क्वांटम मिशन। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अपन लोग सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करें। तो ये नेशनल क्वांटम मिशन किसके साथ इंटीग्रेट करता है? आईटी डेवलपमेंट के साथ में। ड्यूरेशन एंड बजट 8 साल का, 23-24 में टोटल अभी तक इतना कर चुके हैं अपन इस पे खर्च। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी के द्वारा रन किया जाता है नेशनल क्वांटम मिशन। चीफ टारगेट क्या है? टारगेट, कोई मिशन हो रहा है किसी टारगेट के साथ ही होता है, तो वो टारगेट है। कंप्यूटिंग, डेवलप कंप्यूटर्स 2050 50 100 50,000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 358 ईयर्स। कि 20-50 क्यूबिट्स वाले तो 3 साल में, 5 साल में 50-100 वाले, और फिर है 50,000 वाले 8 साल में डेवलप करवाने। कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिशिंग सिक्योर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इन इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 2000 किलोमीटर्स करवाना चाहती, सिक्योर कम्युनिकेशन 2000 किलोमीटर तक। अभी क्या हुआ है, अप्रैल में, तो अप्रैल के अंदर द मिशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड अ क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क स्पेनिंग ओवर 1000 लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा देखो, ये था ना टारगेट था 2000 किलोमीटर, जिसमें से 50% तो टाइम से पहले इन लोगों ने अचीव कर लिया। तो उसको सेलिब्रेशन के लिए इस वजह से हाईलाइट हो गया न्यूज में अभी, कि इतना अच्छा अचीवमेंट इतनी जल्दी कर लिया अपन लोगों ने। नेक्स्ट है अदर टेक्नोलॉजीज में, फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी सेंसिटिव न्यूरोमॉर्फिक सेंसर्स। क्या चीज है? डेवलप्ड बाय दी जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन बेंगलोर। Inspiration inspired by the moisture sensitivity neural response of the cricket and frog technique to use of 1D super molecular nanofibers, right? एक ये तरह की चीज डेवलप करी है, सेंसर है ये, ह्यूमिडिटी सेंसिटिव सेंसर है। इंस्पिरेशन ली है मेंढक से। क्रिकेट आपके जो सामने बारिश के टाइम पे रहता है ना ये जानवर, वो एंड ग्रासोपर आता है। इसको डेवलप किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस। कहाँ बेस्ड है? बैंगलोर वाला ही बेस्ड है, राइट। और टेक्निक कौन से यूज की? यूज ऑफ 1D सुपर मॉलिक्यूलर नैनोफाइबर्स। नेक्स्ट इज योर नेफ्थलीन डायमाइड। नेफ्थलीन डायमाइड एनडीआई, क्या चीज है ये? एन एम्फीफिलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट सेल्फ असेंबल्स इन वाटर टू फॉर्म नैनो स्ट्रक्चर्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या था? स्विचिंग आता है रूम टेम्परेचर पे, तो क्या करता है ये? सर्कुलर नैनो डिस्क बना लेता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी शो करता है। और हीटिंग ट्रांसफॉर्म इन 2 डायमेंशन 2D नैनो शीट्स। अच्छा, क्या हुआ क्या है ये एक तरीके का है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोले तो जैसे पानी की बूंदे हो गई ना, वैसा ही मान लो इसको। ये वही चीज है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है ये। ऑयल ड्रॉप्स ले लो आप, तेल की बूंदे, तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है, नैप्थलीन डायमाइड, ठीक है। अब क्या चीज हुई है, इस पे करिए स्टडी। स्टडी में एक अजीब सा बहुत इंटरेस्टिंग फीचर पकड़ में आया। क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर पे अगर रखो ना, कि कमरे का जो तापमान है उसके टाइम पे, तो ये डिस्क शेप बना लेता है, अलग बिहेवियर शो करता है। और अगर आप हीट कर दो इसको, 2 डायमेंशन 2D स्ट्रक्चर नैनोशीट बना लेता है। और इस पॉइंट पे जब ये रूम टेम्परेचर पे रहता है ना, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी, मतलब एक्सट्रीम होती है। और यहाँ पर आता है जब इसको हीट करते हो 8 गुना कम हो जाती है इसकी। अब ये क्या चीज है, ये एक तरह की चीज को डेवलप किया जा सकता है अपकमिंग सेंसर्स वगैरह बनाने में। तो नैप्थलीन डायमाइड एक ऐसी चीज है जो अलग बिहेवियर शो करती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो उस तरह की स्टडी सामने आई हुई है अभी।
अब आता है स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। अब आता है वन नेशन एंड वन फर्टिलाइजर स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कालाबाजारी रोकने के लिए यूरिया और ये जो अपने आते हैं ना डीएपी एमओपी और एनपीके, इसमें बोला कि 75% कट्टे पे हम लोग हमारी ब्रांडिंग करेंगे। जो बड़ा बैग आता है ना उसका, खाद वगैरह का, जो गांव से होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, तो उसपे 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत नाम लिखवाना चाहती है, राइट। ये देखिए आप, ऑफ ऑल सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स अंडर द नेम ब्रांड नेम भारत एप्लीकेबल। दिस रूल भी 2 अक्टूबर 2022 से। पैकेजिंग का 2/3 हिस्से पे तो फर्टिलाइजर्स पे ये ऑक्यूपाई रहेगा, वन थर्ड के ऊपर जो प्राइवेट कंपनी वो अपना लोगो डिस्प्ले कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स ब्रांड अक्रॉस द कंट्री इंश्योरिंग क्वालिटी एंड रिमूविंग कंफ्यूजन। तो जो ये भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना कि अगर उस प्राइवेट कंपनी का फर्टिलाइजर हम लेंगे तो इसमें अच्छी चीज होगी या कुछ होगी, तो गवर्नमेंट उस चीज को रोकना चाहती है और बोलती है कि जो भी यूरिया एमडीपी एमओपी डीएपी ये निकलता है ना, गवर्नमेंट के थ्रू होके निकलता है, जो इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो सब में सिमिलर है, किसी अलग अलग कंपनी में कोई अलग अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो किसान किसी उसमें नहीं आए कि काला बाजारी और कुछ महंगी चीजें खरीदे फालतू का पैसे लगा के। तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम इस तरीके की है, जिसमें मेजर जो काम है ना वो रोकना है कि ensuring the among the farmer regarding brands, ensuring quality, removing confusion farmers की रोकना, मेन यही इसका टारगेट है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। ये है ना बिजनेस की योजना है। 8 अप्रैल 2025 को 15 को इसको लॉन्च किया था मोदी जी ने। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। नोडल एजेंसी जो इसका है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी है। अच्छा, मुद्रा में क्या होता है ना, जो आप बिजनेस लगाना चाहते हो तो आपको लोन मिलता है। अब ये जो शिशु टीनेजर तरुण और तरुण करके है ना, ये देखो, ये देखिए आप यहाँ पे शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस, इसमें क्या है कि बिजनेस का है कि अगर बिजनेस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो वो शिशु है, तो तब आपको 50,000 रुपए तक मिलेगी। अगर बिजनेस थोड़ा सा ग्रो किया तो किशोर अवस्था में वो आ गया तो 50,000 से 5 लाख तक मिलेंगे। और अच्छा थोड़ा सा अपन ने कर लिया, कुछ 2-3 साल के लिए हो गया, तो तरुण अवस्था में बिजनेस आ गया, 5 लाख से 10 लाख तक मिलेंगे। तरुण प्लस के अंदर जिसने तरुण में लोन ले रखा है ऑलरेडी, और तरुण प्लस में 10 से 20 मिलेंगे जब अच्छा बहुत अच्छी आपकी वो हो जाती है कैपेसिटी। तो ये मुद्रा योजना बिजनेसेस पे लोन देती है। 15 में स्टार्ट हुई थी, खुद मोदी जी ने करी थी। सेंटर की स्कीम है ये। इसको मैनेज कौन करता है, मुद्रा ही करती है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनेंस एजेंसी करती है। लोन कैटेगरीज अपन ने देखी, हिंदी वाली याद कीजिएगा इसके अंदर ना, ये इनके नाम है जो ऑफिशियल साइट्स पे है अवेलेबल। शिशु किशोर तरुण एंड तरुण प्लस। सिक्योरिटी में इनसिक्योर, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं डेज के ऊपर, क्यों स्पेसिफिक डेज थे एक से लेके जैसे अप्रैल के बीच में। तो फर्स्ट वाज उत्कल दिवस। उत्कल दिवस में उड़ीसा का फाउंडेशन डे था, 91st था। अंग्रेजों ने ये पहला स्टेट है जो लैंग्वेज बेस पे बना था, राइट। Odisha was the first state of the formed on the basis of language. Notable leaders of state formation movement included the Utkal Gaurav Madhusudan. Every year on April 1st मनाया जाता है स्टेट ऑफ उड़ीसा। 1936 में फॉर्म हुआ था, तो उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया हमने। फिर आता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। ऑटिज्म एक तरह का प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर होता है। अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इस बार का थीम जो था, प्रमोटिंग न्यूरो डाइवर्सिटी इन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत ये चीज है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब आता है, 2 अप्रैल को आता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट इज नेशनल मैरीटाइम डे, 63rd एडिशन था, 5 अप्रैल को एवरी ईयर आता है। बिगनिंग फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया ऑन द 5th of April 1964। थीम जो है इसका मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस था इस बार का। किसका, नेशनल मैरीटाइम डे का, 63वां एडिशन था इसका। ऑर्गेनाइजर कौन था इसका, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटर अफेयर्स था, ठीक है। अब है वर्ल्ड, अच्छा ये मनाया क्यों जाता है एक बार ये देख लेते हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका। एक शिप थी अपनी, ये बात है 1990 की, 1919 की। शिप का नाम था एसएस लॉयल्टी। नाम कितना अच्छा है, एसएस लॉयल्टी नाम था शिप का। ये मुंबई से लेके लंदन ट्रैवल कर रही थी। तब से लेके आज तक ये नेशनल मैरीटाइम डे इस चीज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे था, डब्ल्यूएचओ एस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को आता है, इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। इस बार का जो थीम था वो था टुगेदर फॉर द हेल्थ एंड स्टैंड विद साइंस।
WHO का स्टैब्लिशमेंट ईयर 7 अप्रैल सेलिब्रेट होता है इसके रूप में। फिर आता है वर्ल्ड नवाकार महामंत्र डे, जैन्स का है ये बेसिकली। 9 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। जैन फॉलोअर्स एंड स्पिरिचुअल लवर अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑर्गेनाइज इसको कराया था जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही। ऑब्जेक्टिव वही है कि मैसेज ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हार्मनी, सद्भाव बना रहे, नॉन वायलेंस रहे, एंड चैंटिंग ऑफ नवाकार मंत्र। तो नवाकार मंत्र क्या चीज है? जैन एक तरह का डे था, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इनकी जो अभी अपन ने कवर भी किया, ये सैमुअल हिकमैन की 271st बर्थ एनिवर्सरी थी ये। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था होम्योपैथी फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ। Next is a special conference and 2 days interactive forum organized by the Ministry of Ayush, स्पेसिफिकली पे किया था। नेक्स्ट है सिंधी लैंग्वेज। अच्छा, जब से सिंधी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया ना, जो कि आपका हुआ था 1967 10 अप्रैल को, तब से सिंधी डे सेलिब्रेट होता है। इस बार आधा अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने सिंधी लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया है, जो कि दोनों स्क्रिप्ट्स में है। किस तरह देवनागरी की लिपि के अंदर भी है और पर्शियन उस लिपि के अंदर भी है सिंधी लैंग्वेज। तो सिंधी लैंग्वेज भी बनाया जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधी को अपनाया था 1967 में 10th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल में आ गई थी। अब कुछ वन लाइनर्स है, ये इनको कवर करता है। अभी देखिए, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया डेनिस मेडवेदेव मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली। अच्छा, ये जो है ना, ये फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर है रशिया के, डेनिस। तो नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि PSI के अंदर भी क्वेश्चन आया था डेनमार्क वाला, तो पूछ लेते हैं। तो डेनिस मेडवेदेव करके है, रशियन फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ये, दैट्स व्हाई। अभी है इन सेकंड इन अप्रैल द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 2 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं। नाम देख लो प्रोजेक्ट्स के, फर्स्ट इज कमला एंड सेकंड इज कलाई 2। तो ये दोनों प्रोजेक्ट कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ये अपने आ जाता है। नेक्स्ट इज आजाद भारत 2026। ये एक मूवी आने वाली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड वुमेन रेजिमेंट ऑफ द INA, स्पेशली मीरा आर्या, एक फीमेल कैरेक्टर थी मीरा आर्या INS के अंदर, तो उन पे स्पेसिफिक मूवी आ रही है आजाद भारत 2026। क्वेश्चन ये आ सकता है आजाद भारत 2026 किस पे बेस्ड पिक्चर है? ठीक है, इसको जो स्टारिंग रूपा यर कर रही है, पेट्रियोटिक फिल्म है। ठीक है। नेक्स्ट इज GLP-1 मेडिकेशन, जो ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड्स पोस्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट आर ड्रग्स। ठीक है, ये एक ड्रग फॉर्मुलेट हुआ है अभी, जो टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए, और टाइप 2 डायबिटीज जो आप है ना अपने पेरेंट्स से कैरी करते हो शुगर, वो वाली चीज के लिए काम के लिए मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट कर देगा ये GLP-1 मेडिकेशन। किस केसेस के अंदर? टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी के अंदर। नेक्स्ट इज एन इंडस्ट्रियल स्केल प्लांट हैज बीन सेट अप इन द कॉटन टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड डाई, जोधपुर के अंदर किया है, डेमोन्स्ट्रेशन बेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको जोधपुर राजस्थान वाले सेगमेंट में अपन कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज भारत टैक्सी, इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव एंड लेड राइड हीलिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, जैसे रैपिडो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद का एक निकाल दिया, दैट इज भारत टैक्सी। जैसे कि अपन देखते हैं भीम UPI है, तो वैसे ही भारत टैक्सी, राइट। नेक्स्ट इज आप देखेंगे इंडियन मोजाम्बिक हैज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट डिफेंस वर्किंग, ये मीटिंग करके चीज हुई। नेक्स्ट इज इंडिया AI एंड CDS को लॉन्च हेल्थ इनोवेशन एक्सेलरेशन हेल्थ को लॉन्च। द प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेटेड मिस्टर टू लैम इन द इलेक्शन। अच्छा, ये जो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, अगेन वर्ल्ड फिगर कोई न्यूज में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिस्टर टू लैम इनका नाम है। फिर बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइन एन एग्रीमेंट द प्रोजेक्ट पावरिंग EV चेन चार्जिंग इनोवेशन के बेसिस पे साइन हुआ है ये, TDB के बीच में और DST के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी। पुराने कपड़ों का कलेक्शन पहला स्टार्ट किया है, किसके अंदर स्टार्ट किया है? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट हुआ है? नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखिए, पुराने कपड़े जो फेंकने वाली चीज है, बेलापुर नवी मुंबई, तो वो वाली चीज है ये। Next is Union Minister for Science and Technology Dr. Jitendra Singh inaugurated the Brick and Bionest Incubation Center at CSIR and CFTI network. एक नया तरह का वहीं पे ही मतलब बड़े ब्लॉक के अंदर एक रूम इनॉग्रेट हुआ है, वैसे ये चीज है, राइट।
ओके, ये वन लाइनर्स थे। अब हम स्पोर्ट्स की न्यूज कवर करेंगे। तो स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो एक बैडमिंटन SFU 220, ये क्या चीज है? फुटबॉल चैंपियनशिप है ये, राइट? फुटबॉल चैंपियनशिप है, अंडर 20 है। इसका नाम है SFE। 2026 का 8th एडिशन हुआ है ये। हुई कहाँ पे है? माले, मालदीव्स के अंदर हुई है ये। इसका जो ड्यूरेशन था 23 से लेके 3 अप्रैल था। जो चैंपियन रहे हैं इसके अंदर बांग्लादेश रहे हैं, और हम लोग रहे रनर अप, मतलब हारे हैं हम लोग फाइनल मैच के अंदर, राइट? तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। बांग्लादेश जीता है, इंडिया रनर अप रहा है इसके अंदर। हुई कहाँ पे है? माले के अंदर, मालदीव्स के अंदर। जो नेपाल है वो 3rd प्लेस पे आया है। अब इन टोटल इसके अंदर 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिसमें हम लोग रन अप रहे हैं और बांग्लादेश जीता है। अभी टॉप स्कोर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज। बैंकॉक में चल रही है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, जो कंटिन्यू हो गई है 4 अप्रैल को। जो इसका था वो बैंकॉक थाईलैंड में था वेन्यू। कैटेगरीज में क्या क्या था? पैरा रिक्यूवर, पैरा है, याद रखिएगा ये ना, पैरा सीरीज है ये। फिर है पैरा रिक्यूवर ओपन, पैरा कंपाउंड ओपन और W1 ओपन करके इवेंट्स थे। इसमें कैटेगरीज थी। इवेंट्स क्या क्या थे? इंडिविजुअल, टीम, मेन एंड वुमेन, मिक्स टीम। अब इंडिया की परफॉर्मेंस रही है कि हम लोगों ने 7 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, एंड टोटल 16 मेडल आए कंट्री में। देखो इसमें इंडिविजुअल्स पार्ट लेते हैं, तो ये वहां पर उस तरह की अचीवमेंट है। तो टोटल 14 से 16 लोगों ने मेडल जीते हैं। तो ये चीज है, ये टोटल मेडल काउंट है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई कंट्री ऐसे टॉप वगैरह सीन है, बट इंडिविजुअल बेस ज्यादा है ये गेम्स। अब इंडिया टॉप द ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग, ठीक है। अभी है पायल नाग। पायल नाग का क्या चीज है कि 80, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये इस वजह से है। ये वैसे सीरीज होती रहती है पैरा वाली, बट ये जो हाईलाइट हुआ है ना पूरा इवेंट, ये पायल नाग की वजह से हुआ है। स्टंट वर्ल्ड नंबर 1 शीतल देवी टू विन कंपाउंड। इन्होंने शीतल देवी, जो वर्ल्ड नंबर 1 चल रही थी, शीतल देवी के साथ काफी पीएम की पिक्चर्स भी आई होंगी, आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा। इनके आर्म्स नहीं है, हाथ नहीं है इनके। जो पायल नाग है ना, इनके ना हाथ है, दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर भी नहीं है। ऐसे कंडीशन को बोला जाता है क्वाड्रुपल, ठीक है। अब इन्होंने इस कंडीशन के अंदर शी हैज वॉन, शीतल देवी को हराया है कंपाउंड वुमेन इंडिविजुअल के अंदर। तो पायल नाग एक बहुत बड़ा फिगर बन के निकली है इस पूरे से, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पायल नाग का नाम जरूर याद रखिएगा। पायल नाग, पायल नाग जो है वो किस गेम से एसोसिएट करती है? आर्चरी के साथ करती है। अब है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आपने देखा है कि फर्स्ट बार एडिशन हुआ है इसका, इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरली बहुत ज्यादा ये। हुए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर हुए, रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंदर ही 3 सिटीज के अंदर हुए हैं, रायपुर, जगदालपुर एंड सूरजगढ़ और अंबिकापुर, राइट? अंबिकापुर। अभी कब से कब तक हुए हैं? 25 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक हुए हैं। क्या हुए हैं? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। देखो ट्राइबल गेम्स हैं तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ध्यान से इसको याद कीजिएगा। हुए कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में हुए हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सिटीज के अंदर हुए हैं, रायपुर, जगदालपुर एंड सूरजपुर एंड अंबिकापुर। डेट देखिए, 25 से 3, वैसे डेट्स तो पूछता नहीं है वो, मतलब हमारा बोर्ड डेट नहीं पूछते इतना ज्यादा। विनिंग टीम, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा टॉप मतलब मेडल्स किसके आए, टॉप किसने किया है? फर्स्ट इज कर्नाटका, 38 मेडल के साथ कर्नाटका ने टॉप किया। गोल्ड भी सबसे ज्यादा कर्नाटका के पास में ही है, 23। सेकंड पोजीशन आई है उड़ीसा की, 57 मेडल्स लिए हैं, 21 गोल्ड। थर्ड पोजीशन है झारखंड की, 35 मेडल्स के साथ में, 38। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पोर्ट डिसिप्लिन में 7 मेडल स्पोर्ट्स। अच्छा इसमें कितने ज्यादा मतलब कौन कौन से गेम्स थे? आर्चरी था, एथलेटिक्स था, फुटबॉल था, हॉकी था, स्विमिंग था, वेट लिफ्टिंग था, रेसलिंग था, मलखम था, कबड्डी एज डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट। ये 7 गेम खेलो ट्राइबल गेम्स का पार्ट थे। क्या थे? 7 गेम्स थे वो, खेलो ट्राइबल गेम्स का पार्ट्स थे, राइट? चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज किसने करवाया था इसको? ऑर्गेनाइज इसको कराया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने। साइन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने। मतलब देखो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, साई तो इन्वॉल्व रहती ही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इन्वॉल्व थी, एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्गेनिक थी। तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडल टेली याद करना, ठीक है। और पहली बार हुए वेन्यू याद करना भी नेशनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट्स ऑल।
तो ये फर्स्ट एडिशन था अप्रैल करंट अफेयर का। इसी सीरीज में दो वीडियोस और आएंगी जो अप्रैल को कंप्लीट कवर करेंगी। अच्छा, जो ये फर्स्ट हम लोगों ने वीडियो रखा है ना, इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव चीजें हमने कवर करी है, पर जो अपकमिंग वीडियोस रहने वाली है उसमें हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव अप्रोच दोनों लेकर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज हो गए। अब देखिए, जो एमसीक्यूज का जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चंस आएंगे वो किस बेस पे होंगे, पीवाईक्यू बेस पे होंगे। जैसा राजस्थान का बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है यूजुअली, तो उस पैटर्न के, उस फॉर्मेट के क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाएगा, राइट। तो ये एक कंप्लीट पैक्ड होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीजें कवर होंगी इसमें। हर मंथ में 3 वीडियोस आएंगी। ये अप्रैल का फर्स्ट वीडियो था, अभी 2 वीडियोस और आएंगी, हर 10 दिन पे एक वीडियो होगा। ईज के लिए रखा गया है ये। एंड एक ये थोड़ा स्पेशल फॉर्मेट ही है इसमें, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू इंस्पायर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। So thank you, and please do subscribe and like the channel too.